हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं 10th क्लास की हिस्ट्री का। 10th क्लास में सोशल साइंस के अंदर जो हिस्ट्री आती है उसका चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आधुनिक युग में, जो आज मॉडर्न युग है, आधुनिक युग में इसके अंदर जो हमारे पास प्रिंट कल्चर है, जिसके प्रिंट कल्चर जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, पुस्तकें पढ़ रहे हो, आप नोट्स बुक में है, आपकी डायरी है, आपकी जो भी कैलेंडर्स हैं, आपके न्यूज़पेपर हैं, जो भी कुछ भी है प्रिंट किया हुआ चीज़ें आज आपको मिल रही हैं। आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, आंसर शीट आती हैं, जो भी आता है इसका इतिहास क्या है, ये कब से शुरू हुआ है और जब ये नहीं था तो क्या होता था। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे और कि भाई ये कहाँ से हुआ, सबसे पहले कहाँ पर हुआ, उसके बाद कैसे कैसे पूरे यूरोप में फैला, वर्ल्ड में, एशिया से शुरू हुआ, यूरोप में फैला, उसके बाद किसके क्या क्या इसमें समस्याएं आई हैं, उसके बाद में किस प्रकार से इसने प्रोग्रेस की। ठीक है नहीं, कौन कौन सी पुस्तकें छपी, किस किस राइटर ने फिर बुक लिखना शुरू किया, कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस आई, सबसे प्रिंटिंग प्रेस पहले कहाँ पर आई, उसके बाद कहाँ पर हुई, उसके बाद कौन सा न्यूज़पेपर पहले छपा है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देंगे आपको। ठीक है नहीं, तरतीब पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये अच्छा है, आप लोग समझ जाओगे। मैं आपको एक बार कवर कर देता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या आएगा। देखो, सबसे पहले द फर्स्ट प्रिंट बुक्स के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले प्रिंट जो छपा था वो चाइना से छपा था। प्रिंट शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? चाइना से हुई थी। चाइना के बाद में मैं आपको बताऊँगा कि प्रिंट कम्स टू यूरोप, फिर चाइना से वो यूरोप में कैसे पहुँची। ठीक है कि नहीं, आपको चीज़ पता होना चाहिए। फिर आपको बताऊंगा मैं गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। भाई गुटेनबर्ग जो वो था उनका, वो प्रिंट उस जो गुटेनबर्ग था वो एक आदमी था, उसने किस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस हमने शुरू की उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड द इम्पैक्ट, कि प्रिंट रिवोल्यूशन कैसे आई, फिर उसका प्रभाव क्या हुआ। उसके बाद न्यू रीडिंग पब्लिक जो जनता है वो किस प्रकार से नई उसको पढ़ने लगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रिंट आ गई तो रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। भाई रिलीजियस के अंदर क्या है, धार्मिक जो लोग थे वो किस प्रकार से भाई इसका खतरा हो गया कि भाई हमारी जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ गलत बता देंगे, लोग छापने लग जाएंगे। और फिर रिलीजियस रिफॉर्म कैसे हुआ, सुधार कैसे हुआ उसमें। और प्रिंट एंड डाइजेंट, प्रिंट और उसके बाद मतभेद क्या क्या हुए। द रीडिंग मैनिया, फिर जो है पढ़ने का उन्माद कैसे हुआ लोगों में, एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद बताऊंगा भाई पावर ऑफ बुक्स की पावर क्या थी। ठीक है, और प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बताया जाएगा कि उसका क्या महत्व था उसमें। और फिर जो है 19वीं सेंचुरी के बारे में बताया जाएगा, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद में जो इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, ये बताया जाएगा आपको कि भाई इंडिया के अंदर प्रिंट कब आया और किस प्रकार से वो। और उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, जो रिलीजियस रिफॉर्म है और पब्लिक डिबेट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। फिर न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन के बारे में बताऊंगा, पब्लिकेशन का नया तरीका क्या था। फिर मैं आपको बताऊँगा प्रिंट एंड सेंसरशिप, भाई प्रिंट के ऊपर जो है सेंसरशिप रोक कैसे लगा दी। ये सारे चैप्टर आपको मैं कवर कर दूंगा एक एक करके, और आप बिल्कुल अच्छी तरह इस चैप्टर में समझ जाएंगे। तो अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे के सारे टॉपिक डालूँगा। 8th क्लास से लेकर के BA BSc BCom सारे डालूँगा मैं इसमें। इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, सारे के सारे इसमें डालूंगा। और इसमें क्वेश्चन भी डालूंगा जो कि तैयारी करने वाले बच्चों के, जो कि नौकरी सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इसमें पढ़ सकते हैं। 10th वाले पढ़ सकते हैं, 11th 12th सभी पढ़ सकते हैं उसमें। ठीक है, और सारे टॉपिक में डालूंगा इसमें। तो अब जो है मैं शुरू करता हूँ कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों का भला हो। कोई पैसा नहीं है इसमें, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, कोई आप में किसी प्रकार का वो नहीं होगी। आप सब्सक्राइब कर लोगे, ऑटोमेटिक आपके पास में ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्रिंट कल्चर, हमारे जो
प्रिंट की संस्कृति है ये और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से ये आया है। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको ये लाइन वाइज लाइन पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ समझा करके बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, द एविडेंस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल कैन बी फाउंड एवरीवेयर। आजकल जो प्रिंटेड मटेरियल है आप इसको सभी जगह पे आपको मिल जाएगा। लाइक जैसे जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, थिएटर प्रोग्राम हैं, कैलेंडर हैं, डायरीज हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, सिनेमा पोस्टर हैं, ये सारे के सारे आज आपको हर जगह देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं तो अब ये किस प्रकार से शुरुआत हुई है इसके बारे में आज आपको पढ़ाया जा रहा है। प्रिंट इटसेल्फ हैज ए हिस्ट्री विच हैज शेप्ड आवर कंटेम्परेरी वर्ल्ड। आज हमारा जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड संसार है उसके अंदर हिस्ट्री प्रिंट की अपने आप जो है एक हिस्ट्री है। ठीक है, नहीं जो शेप लिए हुए है कंटेम्परेरी वर्ल्ड में। ठीक है, तुलनात्मक संसार में। ठीक है, द कमिंग ऑफ प्रिंट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ एंड चेंज इन कल्चर। दो इस प्रिंट के आने से, इस प्रिंट के आने से एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है सामाजिक जीवन पर। उसके अंदर कल्चर के अंदर बहुत, संस्कृति के अंदर जो कल्चर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे इसके बारे में, तो मैं आपको समझा दिया इसका थीम्स जो है। अब जो है आगे है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। अर्लियर काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पर हुई है? ये शुरू हुई है चाइना, जापान और कोरिया से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंट इन चाइना। चाइना में कब से बात शुरू हुई है तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, और एक एक चीज़ करके आप अच्छी तरह इसको पढ़ सकते हैं। मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ आपकी सहूलियत का। फ्रॉम AD 594 onward, books in China were printed by rubbing paper against the inked surface of wood block। अब क्या है, 594 ईस्वी से चाइना के अंदर जो है प्रिंट शुरू हुई थी, और ये किस प्रकार से हुई थी? एक वुड ब्लॉक के ऊपर पेपर को रबिंग करके, पेपर को घिस करके उसे शुरू हुई थी। ठीक है, सरफेस, वुड ब्लॉक के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब जो है ट्रेडिशनल चाइनीज अकोल्डिंग बुक वाज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड बिकॉज बोथ साइड ऑफ दिस पोरोस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। और जो पारंपरिक जो चाइनीज थी बुक थी, अकॉर्डिंग बुक के अनुसार क्या है, वो जो होती थी वो वन साइड जो है प्रिंट होती थी, क्योंकि बोथ साइड में इसलिए नहीं कर सकते थे कि जो पोरोस है, पोरोस का मतलब होता है, ये देखो इस बुक के अंदर दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, आपको पास आएगा अभी ये दिया हुआ बुक के अंदर ही। पोरोस हैविंग स्मॉल होल्स दैट अलाउ एयर और लिक्विड टू पास थ्रू। क्या क्या अंदर के थोड़े छोटे होल होते थे, इसलिए उसको दोनों साइड से नहीं छाप सकते थे। ठीक है, तो अब आगे है भाई, द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड कॉपी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी विद रिमार्केबल एक्यूरेसी। जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, जो स्किल्ड योग्य आदमी थे छापने वाले, वो उन कॉपियों को बहुत सुंदर ढंग से कैलीग्राफी कर सकते थे। कैलीग्राफी क्या है? एक आर्ट है, उसका आर्ट ऑफ ब्यूटी एंड स्टाइल राइटिंग। ये ब्यूटी और स्टाइल राइटिंग है, उसके ढंग से वो उसको करते थे, और रिमार्केबल एक्यूरेसी बहुत ध्यान रखते हुए उसको किया जाता था। ठीक है, चाइना के अंदर जो प्रिंट आई थी उसका। अब आगे जो है फॉर लॉन्ग टाइम द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। लंबे समय तक जो है चाइना जो है चाइना एक राज्य रहा है जिसके अंदर जो प्रिंट मटेरियल का बहुत बड़ा एक छापने वाला राज्य रहा है। ठीक है जी, चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination। अब चाइना क्या जो था, एक नौकरशाही सिस्टम, चाइना के अंदर जो है एक नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही सिस्टम लागू किया गया, जिसके अंदर जो भर्ती नौकरी में लगाने वाले थे, जो सिविल
सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाला, उनके लिए उन्होंने रख दिया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्योंकि क्या है, चाइना के अंदर जो है ब्यूरोक्रेटिक जो नौकरशाह थे, जो नौकरी पर लगाने वाले ब्यूरोक्रेसी थे, जिनको नौकरी पर लगाया जाता था, जैसे आजकल हमारे IAS, HPS, HCS और सभी नौकरियां जो लगाते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने सिस्टम किया था नौकरी पर लगाने के लिए, और उनकी भर्ती करने के लिए, रिक्रूटिंग करने के लिए उन्होंने क्या रखा था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रखा था। इसलिए सो द वास्ट नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक वर प्रिंटेड। अब उसके लिए क्या है, बहुत मात्रा में टेक्स्ट बुक जो है प्रिंट की गई, ताकि वो पढ़ करके उनका एग्जाम दे सके, समझ गए। इन चाइना अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इम्पीरियल स्टेट। अब जो इम्पीरियल स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर करने के बाद में उनका एक जो साम्राज्य के द्वारा जो राज्य था का उसके द्वारा स्पॉन्सर की गई, उनके द्वारा प्रबंध किया गया, उनके अधीन में जो है इस चाइना के अंदर जो है एक क्या लिया गया, प्रिंटेड बनाई गई वुडन ब्लॉक के ऊपर, और पुस्तकें छापी गई। ठीक है, इसका मतलब ये है बाई दी 17th सेंचुरी द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड और मॉडिफाइड इन चाइना बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेटिंग अर्बन कल्चर। अब 17th सेंचुरी में क्या है, चाइना का जो प्रिंट करना था ये मॉडिफाइड कर दिया गया, क्योंकि वो क्या है, अर्बन स्टेट जो शहरों के अंदर इसको छापा गया, इसलिए इसको शहरों के अंदर मॉडिफाइड करके चाइना में इसको प्रोस्पेक्टिव उसको छापा गया। ठीक है, उनके नज़रिए से सिटी अर्बन स्टेट के अंदर। ठीक है, अब जो है आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है मैं आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। अब आगे क्या है, द डाइवर्सिफिकेशन लेड टू सम चेंज दैट वर। अब कुछ जो उसमें बदलाव किए गए थे, क्या क्या बदलाव किए गए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये क्या है, द न्यू रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शनल नैरेटिव, जो नई पोइट्री, ऑटोबायोग्राफिक, एंडोडोजीज ऑफ लिटरेरी मास्टर पीसीज, रोमांटिक प्लेज एटसेट्रा। अब जो नई जो लीडरशिप थी, नए जो पाठक थी, उन्होंने परफेक्ट किया कि उसको फिक्शनल नैरेटिव, जिसमें पोइट्री लिखना, ऑटोबायोग्राफी लिखना, अपनी तो आत्म कहानी लिखना, उसके बाद में एंडोडोलॉजीज और ऑफ लिटरेरी साहित्य लिखना, मास्टरपीस ऑफ जो है रोमांटिक प्ले, जो रोमांटिक प्ले होते हैं, नाटक हैं, उनको लिखना, ये सब जो है उसमें छपने लग गया और ये उनको पढ़ने लग गए। ठीक है, दूसरा, रिच वुमेन बिगेन टू रीड एंड मैनी वुमेन्स बिगेन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेज। जो रिच वुमेन थी उन्होंने क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया, और बहुत सी वुमेनों ने जो है अपनी पोइट्री और नाटक छापने शुरू कर दिए। ठीक है, अगला है, वाइव्स और स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश्ड देयर राइटिंग एंड कोर्टनेस रोड अबाउट देयर लाइव्स। और जो बहुत सी बुद्धिजीवियों की जो पत्नियां थी, वो जो है अधिकारियों की पत्नियां थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में और उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है नहीं। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड टू चाइना in the late 19th century as western power established their outpost in China। अब जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी और मैकेनिकल प्रेसेस थी, ये जो है इंपोर्ट की गई, चाइना के अंदर लाई गई। कोई कहाँ से, तो चाइना से बाहर भेजी गई वेस्टर्न के अंदर टू चाइना। हाँ, और लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न पावर्स एस्टेब्लिश देयर आउटपुट्स इन चाइना, और वेस्टर्न पावर्स ने जो है अपना चाइना के अंदर आउटपुट कर दिया था, स्थापित कर दिया था, उस समय इसको स्थापित किया गया। शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। और जो शंघाई था वो न्यू प्रिंट कल्चर का एक अड्डा बन गया था, हब बन गया था वो। ठीक है नहीं। केटरिंग द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स, और यहाँ पर जो है किस्म से वेस्टर्न स्टाइल स्कूल खोल दिया गया था। ठीक है नहीं। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। और यहाँ पर जो हैंड प्रिंटिंग से अब जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट होने लग गया था। अब आती है चाइना के बाद आती है बाद में आता है जापान, कि जापान के अंदर क्या हुआ। ठीक है नहीं।
अब जो है जापान के अंदर क्या हुआ, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम जापान चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड AD 1768 टू 1770। मतलब अब जो है बुद्धिस्ट थे, जो बुद्ध धर्म के मिशनरीज थे, बौद्ध धर्म को फैलाने वाले थे, उन्होंने चाइना की इस टेक्नोलॉजी को जापान के अंदर बताया और वहाँ पर फैलाया। और ये कब से शुरू हुआ, 768 से 770 ईस्वी के बीच में। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको हर एक चीज़, तो बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, एक वीडियो के अंदर ये सारा आ जाएगा। अब दूसरा है द ओल्डेस्ट जापानीज बुक इन द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र प्रिंटेड इन 868। जो सबसे पुरानी जो जापानी बुक थी वो क्या थी, बुद्धिस्ट डायमंड थी, डायमंड सूत्र, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र उसका नाम था। और ये छपी थी कब, 868 में। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। अब जो पिक्चर जो छापी गई थी, प्रिंट की गई थी, वो टेक्सटाइल्स के ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर और पेपर मनी के ऊपर छापी गई थी। ठीक है नहीं, जो पेपर मनी उनका पेपर जो रुपया पैसा होता है उसके ऊपर छापी गई थी। ठीक है नहीं। अब आगे है इन medieval Japan poets and prose writers work were regularly published and books were cheap and abundant। अब क्या है, इन मिडिवल जापान, मध्य जापान के द्वारा पोइट्स एंड प्रोज, जो पोइट्स कवि और ये प्रोज जो है हमारा साहित्य जो प्रोज होता है इसका, प्रोज राइटर्स, उन्होंने क्या किया, वर्क्स वर रेगुलरली पब्लिश करते रहे वो। एंड बुक्स वर चीप, और पुस्तकें जो है सस्ती हो गई। एंड अमेंडमेंट और प्रचुर मात्रा में, अमेंडमेंट होता है प्रचुर मात्रा में वो फैली उसमें। ठीक है नहीं, उनको छापा गया। प्रिंटिंग ऑफ द विजुअल मटेरियल लीड टू द इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस। और जो विजुअल मटेरियल था प्रिंटिंग का, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ में पब्लिश तो पढ़ा गया, छापा गया उसको। ठीक है, ये है लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स ऑन डाइवर्स टॉपिक्स लाइक वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, इटिक्विटी, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। अब क्या है, बहुत सी लाइब्रेरी जो पुस्तकों से भर गई, जिसके अंदर बहुत से टॉपिक थे। कौन कौन से टॉपिक थे, वुमेन के से संबंधित टॉपिक्स थे, म्यूजिकल थे, इंस्ट्रूमेंट आप समझते हो, कैलकुलेशंस वाले निकाले हुए, जो टी सेरेमनी बनाई हुई, फ्लावर्स अरेंजमेंट, इटिक्विटी होता शिष्टाचार की पुस्तकें, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। और इसके बारे में जो पुस्तकें थी छाप करके लाइब्रेरी पूरी भर गई थी उस समय। ठीक है, अब आता है हमारा अगला है प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब प्रिंट जो है यूरोप में कैसे पहुंची भाई, प्रिंट जो है यूरोप में कैसे पहुंची है आपके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, प्रिंट कम्स टू यूरोप। ठीक है, आपको बिल्कुल आपकी सुविधा का ध्यान रखते हुए आपको एक एक वर्ड जो है दिखाई देगा। मैं इसी प्रकार से बुक को सेट कर रहा हूँ और आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा इसमें। ठीक है, प्रिंट कम्स टू यूरोप फोर सेंचुरीज सिल्क स्पाइसेस एंड पेपर फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। अब जो है सिल्क रूट था जहाँ से सिल्क का व्यापार होता था। ठीक है नहीं, सिल्क का व्यापार ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ उसमें, तो उस चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूँ कि सिल्क का व्यापार किस किस रूट से होता है। जिस रूट से सिल्क का व्यापार होता था वहाँ से ही जो है पेपर जाता था चाइना से और यूरोप के अंदर। ठीक है ना, इन 1295 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली एंड ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना। अब जो है 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जो था वो इटली के अंदर वापस गया चाइना से, और वो जो अपने साथ में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ले गया चाइना से। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर गए थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये टेक्नोलॉजी थी। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है, तो चाइना से लेकर के गया। अब जो है आगे है भाई
Italians began producing books with wood block. Luxury edition were still hand written on very expensive वॉल्यूम। ठीक है, तो जो इटालियन थे उन्होंने जो है शुरू कर दी छापने, क्या है, वुड ब्लॉक पेंटिंग। जो वुड ब्लॉक पेंटिंग उन्होंने बहुत महंगी लग्जरी एडिशन वर स्टील एंड हैंड रिटन वर ऑन वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उनका क्या जो है, जो अपना हैंड रिटन जो हाथ से छापते थे वो बहुत ही महंगा पड़ता था। ठीक है, नहीं महंगा पड़ता था। इस प्रकार से वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम सब आपको दिया गया है। वॉल्यूम का अर्थ है ए पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, और उसको छापा जाता था पशुओं की स्किन के ऊपर। जो उनका जो लग्जरी पड़ता था, ये बहुत ही हैंड रिटन जो था, और ये छापा जाता था पशुओं की स्किन के ऊपर, इसको छापा जाता था, इसलिए काफ़ी महंगा ये पड़ता था आपको। विच वर मेड फॉर अरिस्टोक्रेटिक सर्कल, ये सिर्फ जो है अरिस्टोक्रेटिक लोग जो थे, कुलीन लोग थे, जो शासन करने वाले लोग थे या धनी लोग थे, उनके लिए ये चीज़ें छापी जाती थी। ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें छापी जाती थी। तो अगला है, एज द डिमांड फॉर बुक इंक्रीज्ड द बुक सेलर्स अपॉइंटेड मोर स्क्राइब्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड अरेंज्ड बुक फेयर इन डिफरेंट प्लेसेस। और क्या है, वो किस प्रकार क्या करते थे कि भाई जो है, जैसे जैसे बुकों की ज़्यादा डिमांड आती थी, तो जो बुक सेलर जो छापने वाले थे, वो ज़्यादा लोग अपॉइंट करते थे। स्क्राइबर्स ज़्यादा जो स्किल्ड पर्सन होते थे, उनको बुकों को छापने वाले, उनको लिखने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपॉइंटेड किया जाता था। और प्रोडक्शन के लिए मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती पुस्तकें थी, उनको ज़्यादा ज़्यादा जो स्किल्ड पर्सन होते थे, स्क्राइबर्स होते थे, स्किल्ड पर्सन पुस्तकों को छापने वाले, वो ज़्यादा ज़्यादा अपॉइंट करते थे जब उनकी डिमांड आती थी। एंड अरेंज्ड ब्लॉक फेयर्स इन डिफरेंट प्लेसेस, और डिफरेंट प्लेस के ऊपर उनको छाप कर भेजते थे। ये था उस समय जब मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि चमड़े के उनके ऊपर छापा जाता था वो। ठीक है, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर पॉपुलर। लेकिन अब क्या हुआ कि पुस्तकों की डिमांड बढ़ने लगी चाइना में, और जब पुस्तकों की डिमांड बढ़ने लगी तो जो था ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो कौन लेके गया था, ये वहाँ से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो चाइना के अंदर लेके गया था मार्को पोलो, और वो उसकी जो डिमांड बढ़ने लगी और उसको पॉपुलर हो गई वो, कि भाई ये जल्दी छापेगी। और चाइना से जो वो आई थी वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, वो पॉपुलर हो गई वहाँ पर। ठीक है ना। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक वर यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल एंड ब्रीफ टेक्स्ट। अब 15वीं शताब्दी तक जो है वुड ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाने लगा। 15वीं शताब्दी तक प्रिंट टेक्सटाइल के अंदर, प्लेइंग कार्ड के अंदर, ताश जो होते हैं प्लेइंग कार्ड एंड रिलीजियस पिक्चर्स, धार्मिक जो पिक्चर्स विद सिंपल एंड ब्रीफ टेक्स्ट के अंदर द्वारा इसमें इसका यूज करने लगे। ठीक है नहीं। देयर वाज ए ग्रेट नीड फॉर क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट विच नीड द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। और जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़रूरत थी कि जल्दी से जल्दी और सस्ती से सस्ती प्रोडक्शन हो टेक्स्ट का, बुकों का, और इसको इन्वेंशन कर लिए न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है। अब आता है क्या है अभी गुटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। अब जो है गुटनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस आ गई। अब उसकी वो थोड़ी वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद में क्या है, जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, आवश्यकता बढ़ी, तो उसके अनुसार जो है ये गुटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। ये कैसे हुआ देखो अभी। ये क्या है, गुटनबर्ग वाज द सन ऑफ जर्मन मर्चेंट। गुटनबर्ग जो था वो एक जर्मन मर्चेंट का बेटा था। ही डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430। उसने क्या है 1430 के दशक में एक फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है उसने डेवलप किया था। ठीक है ना, गुटनबर्ग ने। तो आपको प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास बता रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर जो है आप अच्छी तरह से पहले आया वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, उसके बाद गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, तो इस प्रकार से आता जाएगा। ठीक है ना, आपको बताता जाऊँगा मैं। ठीक है। हीज नॉलेज फॉर द ओलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर न्यू प्रिंटिंग प्रेस एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप ऑफ द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अब क्या है यहाँ पर इस्तेमाल होने लगा किस चीज़ का, उसने मोल्ड्स जो प्रिंटिंग प्रेस के जो मॉडल नए मॉडल प्रोवाइड किए, उसने नए मॉडल प्रोवाइड किए और मैं न्यू प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया उसमें। और उसमें मोल्ड किए गए, क्या मोल्ड करना मतलब जो
मेटल के जो है उन लेटर्स को, मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप, मेटल टाइप जो है उसका इस्तेमाल किया गया प्रिंटिंग प्रेस के लिए फॉर द लेटर्स, जो लेटर बनाए जाते हैं वो मेटल के बनाने जाने लगे उस समय। और अल्फ़ाबेट्स, वो अल्फ़ाबेट्स के तौर पर ABCDEFG वही अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको छापा गया। पहले तो क्या था, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी के अंदर तो वुड के ऊपर बस उसको रबड़ के बनाया जाता था, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आ गई, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, और उसके अंदर जो है ये अल्फ़ाबेट्स को जो छापा गया, मोल्ड किया गया और ये बनाए गए उनको, ठीक है नहीं। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग वाज बाइबल। अब ध्यान आता है, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि गुटेनबर्ग की फर्स्ट प्रिंटेड कौन सी थी, गुटेनबर्ग से कौन सी बाइबल छापी गई थी, बाइबल थी फर्स्ट बुक, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है हर एक टेस्ट में। द प्रिंटिंग बुक्स एट फर्स्ट वर क्लोजली रिसेम्ब्ल्ड द रिटन मैन्युफैक्चर्ड इन ए अपीयरेंस एंड लेआउट्स। जो द प्रिंटिंग बुक्स थी वो पहली बार जो है रिसेंबल की गई थी, छापी गई थी, रिटन गई थी, मैन्युस्क्रिप्ट केस को अपीयरेंस एंड लेआउट की गई थी, ठीक है ना। देयर लेटर प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन बिटवीन 1450 टू 1550। अब जो है 1450 से और 1550 के बीच में ये प्रिंटिंग प्रेस जो है यूरोप की बहुत अधिकतर कंट्रियों में चली गई, ठीक है, अधिकतर कंट्रियों में ये चली गई। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवोल्यूशन। अब जो है हाथ की प्रिंट से मैकेनिकल प्रिंट में जो है इसकी क्रांति सी आ गई, पूरी क्या है, क्रांति आ गई इसकी, कि सभी जगह जो हाथ की प्रिंटिंग के से बदलाव हो गया, किस में आ गया, मैकेनिकल प्रिंटिंग में आ गई, ठीक है, एक रिवोल्यूशन सा हो गया। बुक्स कुड नाउ बी प्रोड्यूस मच फास्टर देन बिफोर। अब पहले से ज़्यादा जल्दी बुकें जो है छापी जाने लगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई, तो पहले से ज़्यादा बुकें छापी जाने लगी। द गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 50 शीट्स ऑन वन साइड पर आवर। 1 घंटे के अंदर वन साइड में गुटेनबर्ग प्रेस थी वो 50 शीट्स छाप देती थी, ठीक है ना। तो काफ़ी तेज़ हो गया, पहले हाथ से बहुत मुश्किल से छपती थी, अब बहुत ही तेज़ होने लग गया ये काम, ठीक है। तो ये था आपका। अब जो है आगे आता है आपका नया जो है प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट, ठीक है। मैं बताया था ना, मैं आपको एक एक चीज़ करके पढ़ाऊँगा बहुत तरतीब से। तो आगे आता है आपका प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट। भाई प्रिंट की क्रांति कैसे हुई और इसका प्रभाव कैसे हुआ, ठीक है ना। द प्रिंट रिवोल्यूशन वाज नॉट जस्ट ए न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। जो प्रिंट रिवोल्यूशन था वो अभी एकदम से नया तरीका ही प्रोड्यूसिंग बुक नहीं था। इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। ये केवल एक बुक को छापने का एक तरीका नहीं था। जो प्रिंट रिवोल्यूशन था ये केवल जो है नई बुक छापने तक ही नहीं रहा, बल्कि क्या हुआ, इट ट्रांसफर्ड द लाइव्स ऑफ पीपल। इसने लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया बाय चेंजिंग देयर नॉलेज, और उनकी नॉलेज बदली होगी लोगों की, एंड रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज़, और संस्थाओं और अधिकारियों के बीच में जो संबंध थे वो बदली हो गए, क्योंकि पुस्तकों के छपने से, प्रिंटिंग के छपने से नॉलेज बढ़ने लगी और रिलेशनशिप बढ़ने लग गई, और ये सारी की सारी चीज़ें एक क्रांति के द्वारा आ गई। अब आगे आता है आपका ए न्यू रीडिंग पब्लिक। एक न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे आई ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो, अभी आपको इस वीडियो को सुनने से पूरा का पूरा जो है अच्छी तरह याद हो जाएगा, लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना और शेयर करना, ठीक है नहीं, ताकि मुझे पता चले कि मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो भेजूँ आपके पास। ए न्यू रीडिंग बुक्स विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड एज प्रिंटिंग रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स। अब जो है नई प्रिंटिंग प्रेस से हो गया, उसके अंदर क्या है, नई नई जो रीडिंग पब्लिक जनता इसमें छपने लग गई, मतलब पढ़ने लग गई, और प्रिंटिंग कैसे हो गई, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, कम हो गई, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा लोग इसको पढ़ने लग गए, ठीक है। क्योंकि जो सस्ती चीज़ें होंगी तो हर कोई पढ़ लेगा, महंगी होंगी तो सिर्फ जो अमीर लोग ही पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। देयर वॉज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कुड नॉट रीड बट कुड इंजॉय लिसनिंग टू बुक्स बीइंग रीड आउट। अब जो है बहुत से लोग थे जो पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन वो क्या है वो इन्जॉय करते थे, किसका, सुनने का, कि भाई दूसरा लोग पढ़ रहा है और उनकी बातें वो सुन रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, जब हम बच्चे होते थे तो क्या है, कोई न्यूज़पेपर आता था तो सब लोगों को पढ़ करके सुनाता था, उसी प्रकार से, ठीक है। द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 19th सेंचुरी। जो शिक्षित पर्सन लोग जो होते थे, पढ़े लिखे जो लोग होते थे, वो उसमें यूरोपियन कंट्री के अंदर 20th सेंचुरी तक जो है
बहुत ही कम होते थे, उन बहुत कम लोग जो है पढ़े लिखे होते थे, तो वो पढ़े लिखे जो लोग जो उनको अनपढ़ लोगों को सुनाते थे। टू सेटिस्फाई देयर नीड्स प्रिंट्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स एंड फोक टेल्स विद लॉट ऑफ पिक्चर्स। अब उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जो लिटरेचर नहीं है, वो कम लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं उनसे संबंधित जो बैलेड्स क्या होते हैं, ए हिस्ट्रिकल अकाउंट ऑफ फोक टेल होती हैं, उसके अंदर पोइम होती हैं, सॉन्ग होते हैं और रिसाइटेड पोइम ये गाए जाते हैं, मतलब बैलेड्स जो होते हैं गाकर गाए जाने वाले गीत होते हैं, जो कहानियाँ बड़े बड़े हीरोज़ की, बड़े बड़े इतिहास जो है सुनाए जाते हैं उसके बैलेड्स। तो ये छापे गए। एंड फोक टेल्स जो लोगों की लोक कहानियाँ थी वो छापी गई, और लॉट ऑफ पिक्चरें छापी गई, ताकि जो अनपढ़ लोग भी हैं वो भी इनको सुन सकें और बुक का फ़ायदा उठा सकें। दीज वर दैन सेंग, जब वो गाए जाते थे, एंड रिसाइटेड, जब सुनाए जाते थे, एट गैदरिंग इन विलेज एंड टार्मेंट्स ऑन टाउन्स। अब जो है जब वो लोग उनको गाते थे और सुनाते थे तो सभी लोग वहाँ पर भीड़ के रूप में इकट्ठे हो जाते थे गाँवों के अंदर, और इसके गाँव के अंदर वो टार्मेंट्स होते हैं, प्लेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक अल्कोहल, जहाँ पर लोग जो ड्रिंक या अल्कोहल करने के लिए इकट्ठे होते हैं उन जगह को बोलते हैं, उन जगह को बोलते हैं टार्मेंट्स। तो वहाँ पर जो है लोग क्या करते थे, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पर गा कर सुनाए जाते थे, ठीक है नहीं। और टाउन के अंदर भी लोगों को गा कर सुनाया जाता था और भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। जब ये चीज़ें पुस्तकों के द्वारा छापी गई और जो पढ़े लिखे लोग थे वो गाते थे और अनपढ़ लोग थे वो उनको सुनते थे, ठीक है नहीं। अब क्या है, पुस्तकें छपने से और क्या होने लगा, पुस्तकें छपने से और होने लगा रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब जो है पुस्तकें छपने लग गई, लोगों को ज्ञान पढ़ने लग गया। अब लोग जो अपने अपने विचार छापने लग गए, जो लोग धर्म को उनको चर्च वगैरह को जो मतलब नहीं मानते थे उनकी बातों को, वो भी अपने अपने विचार रखने लग गए। अब उनके बीच में क्या गया कि भाई रिलीजियस डिबेट्स होने लग गए, धार्मिक डिबेट्स होने लग गए कि भाई ये चीज़ ठीक है। पहले तो धर्म के जो उनके चर्च के जो पुजारी होते थे, वो फादर्स होते थे उनके चर्च के, वो जो बोल दिया वो फाइनल था। लेकिन अब पुस्तकों के द्वारा छपने के कारण क्या है, उन पुस्तकों में डिबेट छपने लग गए कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। और इससे क्या हो गया, एक धर्म के जो थे उनमें एक डर पैदा हो गया कि भाई ये लोग जो है हमारे बीच में अब जो है ज़्यादा दिन तक हमारी बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसके बारे में उल्टा सीधा छापने लग गए हैं। तो एक डिबेट हो गई। देखो, इनोवेशन ऑफ प्रिंटिंग कल्चर क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब क्या हुआ, जब पुस्तकें छपने लग गई, पुस्तकें छपने लगने के कारण क्या है, अब आ गया कि सर्कुलेशन होने लग गया सबके लोगों के विचार। पहले तो सब लोग पुस्तकें नहीं छपी थी तो लोग विचार कैसे छापेंगे, कोई बोलेगा तो उसका बंद कर दिया जाएगा या उसको बोल नहीं पाएगा इतना। तो लोग जो है अपने अपने विचार छापने लग गए, अपने अपने विचार बताने लग गए और छापने लग गए। तो इससे क्या है, एक नई डिबेट डिस्कशन शुरू हो गया कि एक आदमी मान लो किसी के पक्ष में बता रहा है कि भाई ये चीज़ है चर्च में, ये चीज़ अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। दूसरा उसके दिमाग में आया कि नहीं ये चीज़ गलत बता रहा है, तो उसने उसके विरुद्ध में छाप दिया, फिर उसको ठीक करने के लिए दूसरे तीसरे ने छाप दिया। तो इस प्रकार से एक डिबेट हो गई और डिस्कशन आपस में शुरू हो गई पुस्तकों के छपने से, ठीक है नहीं। जैसे आपका डिबेट कंपटीशन होता है भाई, उसमें लिखते हैं पक्ष और पक्ष लिखो, तो कोई विचार अच्छा लिखेगा कोई खराब लिखेगा। तो उसी प्रकार से ये चीज़ वहाँ पर शुरू हो गई थी पुस्तकों के छपने से, ठीक है ना। It was feared that if there was no control over what was printed and read, then the revelations ideas might separate। अब क्या है, ये डर हो गया कि भाई अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, पुस्तकों के ऊपर प्रिंट के ऊपर रीड करने के ऊपर, तो एक बड़ा भारी विरोध हो जाएगा जो फैल सकता है। क्योंकि जो सभी लोग अपने अपने विचार से पहले लिखेंगे और जनता उनको पढ़ेगी और ये विरोध खड़ा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, इसको संक्शन नहीं लगाया गया, ठीक है। इफ़ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। और ये भी हो सकता है कि भाई जो अधिकारी थे वो वैल्यूएबल जो लिटरेचर था उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। दिस एंग्जाइटी वाज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलीजियस अथॉरिटीज़, मोनार्क्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट। और ये किसके बारे में किसके लिए चिंता का विषय था, जो रिलीजियस अथॉरिटी थी, जो धार्मिक थे, धार्मिक चर्च के फादर्स वगैरह जो थे वो मोनार्क थे, राजा रुजा थे कि भाई हमारे खिलाफ भी कोई ना कोई छापेंगे जनता और वो भी पढ़ेंगे लोग। तो इस प्रकार से उनको भी डर हो गया।
राइटर्स एंड आर्टिस्ट को, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको डर हो गया था ये, ठीक है नहीं। अब आता है रिलीजियस रिफॉर्म। अब जो रिलीजियस रिफॉर्म किस प्रकार से सुधार, किस प्रकार धार्मिक सुधार किस प्रकार से हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने अपने धर्म के बारे में विचार लिखने शुरू कर दिए, तो जरूरी बात है कि धर्म के बारे में सुधार होगा ही भाई। पहले तो जो चर्च के फादर ने जो बोल दिया वो सारा सब कुछ सही था, या मंदिर के पुजारी ने जो बोल दिया वो सारा कुछ सही था, लेकिन अभी क्या है, लोगों के विचार छपने लग गए। तो किस प्रकार से रिलीजियस रिफॉर्म आए, धार्मिक सुधार हुए किस प्रकार से। तो अब देखो, अभी एक एक करके पढ़ते हैं, आराम से आप लोग सुनते रह जाना, ठीक है नहीं। इन 1517 मार्टिन लूथर रोट 95 theses criticizing many of the practice and ritual of the रोमन कैथोलिक चर्च। अब क्या है, 1517 के अंदर जो मार्टिन लूथर हुआ है उसने अपने थेसिस लिखे, कितने लिखे, 95 थेसिस लिखे उसने। थेसिस होते हैं बहुत बड़ी बड़ी जो बुकें होते हैं वो लिखे जाते हैं, तो उन्होंने लिखे और उसमें क्या किया, क्रिटिसाइजिंग किया, क्रिटिसाइज करी, किस चीज़ की, रोमन कैथोलिक चर्च की क्रिटिसाइज की उसने, ठीक है नहीं। तो कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये सुधार होना चाहिए, इसमें ये सुधार होना चाहिए, इस चीज़ की बातें उसने लिखी 95 थीसिस के अंदर। हीज राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली। अब जो है उसने जो लिखे थे वो जल्दी फैल गए, बहुत बड़े लोगों के अंदर संख्या में फैल गए और पढ़े गए उनको, और बहुत लोगों ने पढ़े। इट लीड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और यहाँ से शुरू होता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या होता है, देखो ये इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आप समझ लेना अच्छी तरह। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या होता है कि जल्दी से शुरू हो गया, क्या हो गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मतलब जो धर्म के बारे में सुधार। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म होता है एक 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डायमेंटेड बाय रोम। मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। सेवरल ट्रेडिशन ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ द मूवमेंट। अब क्या है, ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म में एक मूवमेंट चला, एक आंदोलन चला, जिसमें इसके विचारों को महत्व दिया गया कि भाई जो कैथोलिक चर्च है ये जो है हमारे को सही नहीं बता रही है और इसके अंदर ये सुधार होना चाहिए। तो ये 16th सेंचुरी में चला था, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह समझ लेना, मैं एक एक वर्ड आपको समझा के बता रहा हूँ और आपका क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छी तरह इसको समझ के पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे है, देखो कुछ हार्ड वर्ड थे वो पेंसिल से लिखा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, हिंदी समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना। तो प्रिंट एंड डिसेंट, प्रिंट एंड डिसेंट भाई, प्रिंट और उसका मतभेद। प्रिंट के अंदर मतभेद क्या क्या हुए, ये मतभेद शब्द में लिख दिया है यहाँ पर ताकि आप जो पढ़ते समय आपके दिमाग में रहेगा मतभेद, ठीक है नहीं। अब जो है प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन। अब जो था कि प्रिंट जो और उसकी पॉपुलरिटी, धार्मिक प्रिंट के प्रति धार्मिक पॉपुलरिटी लोगों के प्रति, ये लिटरेचर जो फैलने लगा उनके अंदर बहुत से क्या है डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी विचार लोगों ने इंटरप्रेशन किए, अपने अपने विचार जो है बहुत ही इसके लिए प्रिंट किए, धार्मिक लिटरेचर के विनाशकारी विचार किए, इंटरप्रेशन किए लोगों ने लिखा। और फेथ इवन अमोंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल, और ये जो है लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल थे, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर भी ये विचार फैल गए, ठीक है, पुस्तकों के द्वारा। इन दी 16th सेंचुरी मिनोक्यो ए मिलर इन इटली, एक मिलर था इटली का मिनोक्यो, री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। उसने क्या है, बाइबल को री इंटरप्रेटेड का संदेश दिया कि भाई बाइबल को दोबारा से लिखा जाए। बट दिस इंटरप्रेशन मेड द रोमन कैथोलिक चर्च एंग्री। और इससे क्या हुआ, जो रोमन कैथोलिक चर्च थी, जो पहले से अपने विचार प्रकट कर रही थी, वो बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि भाई उसने लिख दिया कि भाई ये जो कैथोलिक चर्च है, इस चर्च के बारे में जो लिखी गई पुस्तकें हैं, बाइबल वगैरह जो लिखी गई है पहले की, ये सही नहीं है और इसमें बदलाव होना चाहिए, ठीक है नहीं। अब ये उसने लिख दिया, तो इस प्रकार से इसमें सुधार होना चाहिए। तो जो पहले के जो चर्च के बैठे हुए पुजारी थे, उनके फादर्स थे, चर्च में बैठे हुए थे, वो लोग गुस्सा हो गए उसमें, ठीक है, उनके अधिकारी गुस्सा हो गए। व्हेन द रोमन चर्च बिगेन इट्स इनक्यूसिशन मतलब जो रोमन कैथोलिक थी उसने शुरू किया इसको टू रिप्रेस हेरेटिकल, जो चर्च के विरोधी थे, उनके आइडिया इन्होंने शुरू किया, चर्च के विरोधी थे, उन्होंने चर्च के विरोधी से उन्होंने इसमें आइडिया शुरू किया। तो ये मोनोचियो वाज एक्सक्यूटेड, तो मोनोचियो को जो है एक्सक्यूटेड कर दिया गया उसको, और उसको सजा दे दी गई, ठीक है नहीं। वो उसका एक्सक्यूटेड किया गया, मतलब उसका रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में उसको
वो किया गया, ठीक है नहीं। देन द रोमन चर्च इम्पोज सेवरल कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एंड बिगेन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। अब क्या हुआ कि रोमन कैथोलिक चर्च थे, उनके अधिकारियों ने बुक सेलर के ऊपर, पब्लिशर के ऊपर क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, पाबंदी लगा दी, और उन्होंने प्रोहिबिट लगा दी बुक फ्रॉम 1558 में, इंडेक्स नंबर बुक उन्होंने प्रोहिबिट मना कर दिया उसको कि भाई ये नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है नहीं। अच्छा, एरोमिशंस ए लिटिल स्कॉलर एंड कैथोलिक रिफॉर्मर एक्सप्रेस्ड डीपली एंजाइटी अबाउट प्रिंटिंग, और इसलिए उन्होंने बहुत इसके बारे में बहुत ज़्यादा, जो कैथोलिक रिफॉर्मर थे उन्होंने क्या है इसके बारे में काफ़ी चिंतित हुए और काफ़ी गुस्सा हो गए, ठीक है नहीं। अब आता है रीडिंग उन्माद मनिया, रीडिंग मनिया, मतलब लोगों के अंदर पढ़ने का उन्माद कैसे जागृत हुआ, इसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। लोगों के अंदर जो पढ़ने का उन्माद था वो कैसे शुरू हुआ, तो ये हम इसको पढ़ रहे हैं, रीडिंग मानिया, उन्माद, ठीक है। अब इन द 17th एंड 18th सेंचुरी द लिटरेसी रेट्स इंक्रीज्ड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। अब जो है 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप के काफ़ी भागों में क्या है, जो लिटरेसी, जो पढ़े लिखों का जो था वो उसमें इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, पढ़े लिखों को ज़्यादा बढ़ने लग गए उसमें, ठीक है ना। चर्च ऑफ डिफरेंट डिमोनिनेशंस सेटअप स्कूल्स इन विलेज कैरिंग लिटरेसी टू पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट। अब क्या है कि सभी जगह पर जो है मजहब के अंदर, सभी मजहब के अंदर क्या है, वहाँ स्कूल स्थापित किए गए, और उनको लिटरेसी के लिए लिटरेसी किसानों के अंदर, आर्टिस्ट के अंदर को पढ़ाने के लिए स्कूल स्थापित किए गए सभी जगह, ठीक है नहीं। ये डिनोमिनेशन है इसका, जो है आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है कि डिनोमिनेशन का क्या जो है एक तो होता है इसमें सब ग्रुप्स विद ए रिलीजन, धर्म के अंदर जो सब ग्रुप स्थापे गए और उनके अंदर जो है मजहब के अंदर जो इनको क्या किया, पढ़ाया गया लोगों को, ठीक है। अब आगे, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी पीपल वांटेड टू रीड बुक्स एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड बुक्स इन लार्ज नंबर। अब जो है 18th सेंचुरी के अंदर जो लोग हैं काफ़ी संख्या में पढ़ने लग गए और काफ़ी संख्या में बुकों को छापना पड़ा, ठीक है नहीं, डिमांड हो गई उनकी बुकों को छापने की, ठीक है। अब आगे आता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि नई नई फॉर्म ऑफ लिटरेचर कैसे हुआ, ठीक है। तो न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंटिंग टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। अब क्या है, जो नया जो तरीका था पॉपुलर हुआ लिटरेचर का छपने का, वो नई प्रिंटिंग के लिए और नए ऑडियंस के लिए में शुरू हो गया। पेडलर्स रोम्ड अराउंड विलेज कैरिंग लिटिल बुक्स ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ सेल। अब जो है लोग पैदल चल करके रोम के अंदर, गाँव के अंदर जो छोटी जो डिफरेंट पुस्तकें थी वो जो है सेल करने लगे, बेचने लगे। द न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर वर एज फॉलो। जो न्यू फॉर्म था लिटरेचर का वो इस प्रकार से है, देखो, देयर वर एल्मेनेक्स और रिचुअल कैलेंडर्स अमोंग विद बैलेट्स एंड फोक टेल्स। अब क्या है, वहाँ पर छापे गए जो एनुअल कैलेंडर थे, वो जो जिनके अंदर जो है ये लिखा जाता था किसके बारे में, ये जो इसके अंदर है एल्मेनेक्स, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने पेंसिल से लिख दिया है, फिर भी एल्मेनेक्स है एन एनुअल कैलेंडर दैट गिव्स एस्ट्रोनॉमिकल डाटा जिसके अंदर होता है वो कैलेंडर छापे गए इसमें, और इंफॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट ऑफ द सन मून एंड एक्सेप, मतलब जो है ऊपर जो आपने उसके बारे में ये डाटा जो है इसके अंदर इसके बारे में छापा गया एस्ट्रोलॉजिकल, ठीक है नहीं। और रिचुअल कैलेंडर और धार्मिक कैलेंडर छापे गए, अमोंग द बैलेट्स छापे गए एंड फोक टेल लोकगीत लोक कहानियाँ छापी गई, ठीक है नहीं। ये पुस्तकें छाप करके और गाँव में बेची गई इसको, ठीक है। तो ये जो किस प्रकार से इनके अंदर पढ़ने का उन्माद पैदा हुआ लोगों में। इन इंग्लैंड पेनी चेप बुक्स वर सोल्ड फॉर ए पेनी सो दैट इवन ए पुअर कुड बाय देम। अब जो पेनी चेप बुक्स के है वहाँ पर पेनी मतलब एक जिस प्रकार से हमारे पहले एक आना होता था कि एक रुपये के अंदर 16 आने होते थे, तो इस प्रकार से उनकी करेंसी पैसा है, तो मतलब एक पैसा है उनका, पैसा मतलब एक पैसे के अंदर जो है पुस्तकें छापी गई सस्ती कि जो कि सिर्फ एक पैसे में ही एक बुक आ जाएगी, और वो ताकि गरीब से गरीब लोग भी उनको खरीद सकें, ऐसी ऐसी पुस्तकें छाप करके बेची गई। ये पढ़ने का
रीडिंग मोनिया है, पढ़ने का उन्माद है आपको, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए और आप लिख सकते हो इसमें। और क्या था गया, इन फ्रांस द बिलोथिक ब्लू वर लो प्राइस बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर क्वालिटी पेपर एंड बाउंडल इन चीफ ब्लू कवर्स। अब जो है बिलोथिक ब्लू पेपर वो छापी गए, बिलोथिक ब्लू क्या होते हैं, ये होते हैं कि भाई इसमें ये एक प्रकार का जो होता है वो ब्लू टाइप का होता है, इसके अंदर बिलोथिक ब्लू जो है आपका, हाँ बिलोथिक ब्लू एक प्रकार का होता है इसमें कि ये सस्ती सी जो बुक होती है जिसके अंदर कुछ छापा जाता है, तो वो होता है उसके साथ में जो है प्राइस्ड बुक्स जो प्रिंटेड, और जो प्राइस्ड बुक छापी गई, लो प्राइस्ड कम कीमत की पुस्तकें छापी गई और पुअर, ताकि पुअर क्वालिटी के लोग उनको खरीद सकें, ठीक है ना। चीप ब्लू कवर्स, और उनके अंदर सस्ते सस्ते कवर लगाए गए ताकि ब्लू कवर, ताकि उनको सभी लोग जो है उसको खरीद सकें, इस प्रकार से इनको छापा गया आपका, ठीक है नहीं। अब आगे आता है भाई द डिस्कवर ऑफ इसाक न्यूटन एंड राइटिंग ऑफ थिंकर्स लाइक थॉमस पेन, वोल्टेयर्स एंड जीन जैक्स रूसोवर्स वाइडली प्रिंटेड एंड रीड। अब जो ये जो राइटर हैं इनकी पुस्तकें काफ़ी छापी गई और पढ़ी गई, ये नाम है इनके, पढ़ लेना आपने। दस देयर आइडियाज़ अबाउट साइंस रीजन एंड रेशनलिटी फाउंड देयर वे इनटू पॉपुलर लिटरेचर। अब जो उनका आइडिया थे साइंस के बारे में, रीजन के बारे में, रेशनलिटी के बारे में, वो छापे गए और पॉपुलर हो गए, ठीक है नहीं। और ये जो है कठिन वर्ड है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इसमें दे सकते हो और अपने पढ़ सकते हो, हर एक अगर आपको कठिन वर्ड नहीं आता तो ये सारे जो है कठिन वर्ड इसमें दिए गए हैं, ठीक है नहीं। अब जो है मैं आगे बता रहा हूँ आपको, आगे चल रहा हूँ लेकर के, देखो कुछ तो मैं पेंसिल से लिख दिया हूँ, बाकी नीचे दिए गए हैं कठिन वर्ड जो है आपको याद हो जाएंगे। पावर ऑफ बुक्स, अब बुक्स आ गई तो बुक्स की पावर क्या आ रही, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पावर ऑफ बुक्स, ठीक है नहीं, पावर ऑफ बुक्स। तो ये हम पढ़ रहे हैं पावर ऑफ बुक्स। इन द मिड 18th century a lot of people believed that books could change the world, liberate society from dispossession and tyranny, and make a society which could be ruled by reason and intellect। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर बताया गया कि 18वीं सेंचुरी के अंदर बहुत से लोगों का विश्वास था कि इन पुस्तकों के द्वारा जो निरंकुश शासन है, जो राजाओं का शासन है, एक आदमी का जो निरंकुश शासन होता है जिसके अंदर जो है टायरानी होती है, मतलब निरंकुश भय होता है, जिसके अंदर क्रूरता होती है, ये इसको सोसाइटी को इन प्रकार के शासन को बदली किया जा सकता है। किस प्रकार से, रूल्ड बाय रीजन एंड इंटेलेक्ट, मतलब जो है बौद्धिक आधार पर, तार्किक आधार पर लोगों को इसको शासन को बदली करते हैं। किस प्रकार से, जब अभी जो पहले क्या है, जो निरंकुश शासन है जिसने बोल दिया कि भाई अब इसको फांसी लगाना तो लगाना है, तो इसको बदली किया जा सकता है, बोला इस शासन को, राजाओं को हटा करके, निरंकुश शासन को हटा करके एक ऐसा शासन स्थापित किया जा सकता है इन पुस्तकों के द्वारा, लोगों के अंदर, पुस्तकों के द्वारा मतलब प्रिंट कल्चर के द्वारा, कि लोगों के अंदर फैला करके और इस शासन को हटाया जा सकता है और इसके द्वारा एक डेमोक्रेटिक शासन लाया जा सकता है जो कि रीजन और इंटेलेक्ट के आधार पर चलेगा, ठीक है नहीं, तर्क के आधार पर, मतलब जो चीज़ सही है कि गलत है, ठीक है। जैसे आजकल सरकार चलती है तर्क के आधार पर, ठीक है, पहले तर्क वितर्क होता है नहीं उसमें लोकसभा में, ठीक है, तो इस प्रकार से शासन लाया जा सकता है, ये विचार था लोगों का, पुस्तकों की पावर में आता है ये, ठीक है नहीं। ल्यूसे सबस्टेन मार्शियर एक नॉवलिस्ट हुआ है, ल्यूसे सबस्टेन मार्शियर, इन 18वीं सेंचुरी में फ्रांस के अंदर डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, कि भाई प्रोग्रेस और पब्लिक ओपिनियन का जो ये प्रिंटिंग प्रेस है ये बहुत ही पावरफुल इंजन के रूप में ये है, तो इस प्रकार से इसको दिखाया गया है, ठीक है। अब आता है प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भाई प्रिंट कल्चर का और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या संबंध है, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी होगी, तो उसमें जो है इसका प्रिंट कल्चर का क्या संबंध है, ये उसके अंदर आता है, क्या रोल है प्रिंट कल्चर का, ठीक है ना। तो इसमें आता है, अभी देखो प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Many historians argued that print culture created the condition within which French Revolution occurred। भाई से जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि भाई जो है प्रिंट, जो फ्रेंच कल्चर आई थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी,
उसके अंदर उसका प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। उसी कारण हुई थी। क्यों हुई थी? जैसे टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स हैव बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड, क्योंकि प्रिंट के द्वारा ये जो है उनके आर्गूमेंट्स थे, उनके विचार थे, वो लोगों के अंदर फॉरवर्ड किए गए। उसी से क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ चुके अच्छी तरह से, ठीक है। उसका पहला पॉइंट यही हो गया। अब जो है इसमें पहला पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ इनलाइटेंड थिंकर्स। पहली जो प्रिंट पॉपुलराइज हुई थी वो आइडिया ऑफ इनलाइटेंड, जो गॉड के बारे में विचार जो थे उनके बारे में जागृत करने के विचारों के उनके हुई थी शुरुआत। देयर राइटिंग प्रोवाइडेड ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशनल सुपरस्टिशन एंड डिस्पोजिशन। और जो उन्होंने लिखी थी वो कैसे लिखी थी, उन्होंने उसके क्रिटिकल किया था, क्रिटिकल कमेंट्री की थी, मतलब उसको जो क्रिटिसाइज की थी कमेंट्री में, किसकी? ट्रेडिशन, जो परंपराएं थी, जो राजा महाराजाओं की परंपराएं चलती आ रही थी। सुपरस्टिशन था जिसके अंदर जो अंधविश्वास था उसके बारे में, एंड डिपोजिटम निर्कुशता के बारे में। अंधविश्वास था कि भाई जो है राजा जो है इसको भगवान ने भेजा है और इसका बेटा होगा वही राजा होगा, ये अंधविश्वास बनाया हुआ था। तो इनकी क्रिटिकल पहले सबने लोगों ने लिखनी शुरू की, ठीक है नहीं। तब जो है लोगों के अंदर गई और उन्होंने सोचा कि नहीं, इसमें तो कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी सरकार बन सकती है, ये सब अंधविश्वास है। सेकंड में क्या हुआ? सेकंड प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अब दूसरा जो प्रिंट कल्चर से क्या हुआ, नए डायलॉग और डिबेट शुरू हुए, बातचीत शुरू हुई, लोगों ने लिखना शुरू किया, आरंभ किया, ठीक है नहीं, अच्छी अच्छी बातें लिखना शुरू की। ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वर रीएवलेटेड एंड डिस्कस्ड बाय पब्लिक। सारे के सारे जो वैल्यू थे, सिद्धांत थे, इंस्टीट्यूशन थे, उनको रिएवलेटेड किया गया और डिस्कशन की गई पब्लिक के द्वारा कि भाई नहीं नहीं, इसके संस्थाओं में ये सुधार होना चाहिए और इस प्रकार से ये गड़बड़ है, ये इस प्रकार से ये इसका हो रहा है। तीसरा क्या था? थर्ड, बाय द 1780s देयर वाज ए फ्लो ऑफ लिटरेचर। 1780 में क्या है, लिटरेचर का एक फ्लो आ गया, मतलब बहुत मात्रा में लिटरेचर लिखा गया, स्पेशली कार्टून लिखे गए एंड कैरिकेचर लिखे गए। कैरिकेचर में हास्य चित्र होते हैं, जिसके अंदर लिखे जाते हैं हास्य चित्र होते हैं वो, दैट मोक्ड और इंसल्टेड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी। और जो रॉयल्टी थे, शासक थे, उनके जो इंसल्ट की गई उसके अंदर उन हास्य चित्रों के द्वारा, एंड क्रिटिसाइज की गई, उनकी नैतिकता के बारे में क्रिटिसाइज की गई। इस प्रकार से प्रिंट कल्चर ने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इन सब चीज़ों के कारण क्या है, फ्रेंच कल्चर शुरू हो गई। फिर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो गई इन्हीं सब के कारण। तो प्रिंट कल्चर का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। ये सब 3-4 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो, इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है नहीं। इसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक एक वीडियो के अंदर ये आपको भेजा जा रहा है। आप इसको ठीक से सब्सक्राइब करके अपने पास रख लेना और इसको ठीक से पढ़ना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में क्या होता है, देखो, द 19th सेंचुरी वाज इंक्रीज इन मास लिटरेसी इन यूरोप। जो 19th सेंचुरी में जो है लिटरेसी रेट जो है यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ गया। अभी अधिक मात्रा में जो है लोग शिक्षित हो गए। 19th सेंचुरी में बहुत मात्रा में लोग जो है शिक्षित होने लग गए अभी। ब्रिंगिंग ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमोंग चिल्ड्रंस, वुमेन्स एंड वर्कर्स। अब जो है बच्चों के बीच में भी अच्छे अच्छे पाठक आने लग गए, भाई पढ़ने लगे, लोगों को वुमेन्स भी पढ़ने लगे और वर्कर्स भी पढ़ने लग गए, ठीक है नहीं। तो अब आता है चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, ठीक है, इनके बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। एक एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, एक एक पॉइंट के बारे में आपका पूरा चैप्टर कवर करते हुए। चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। चिल्ड्रन बिकेम ए इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। अब जैसे ही लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो है प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी कर देगी कि भाई हर एक बच्चा जो है पढ़ाई करेगा, प्राइमरी तक तो कम से कम करेगा। अब सबको पढ़ना आ गया, जब सबको पढ़ना आ गया तो सारे के सारे कैटेगरी जो बहुत बड़ी रीडर्स की कैटेगरी बच्चों की खड़ी हो गई। द ग्राइम ब्रदर्स इन जर्मनी कंपाइल्ड ट्रेडिशनल फोक टेल्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पब्लिश्ड देम इन 1812। अब क्या था, जो ग्राइम ब्रदर्स थे उन्होंने जर्मनी में कंपाइल्ड किया, संकलित किया, इकट्ठे किए, लिखे उनको, क्या लिखे, ट्रेडिशनल फोक, पारंपरिक जो लोकगीत थे उनको लिखे, लोक टेल्स, लोक कथाएं, कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, किसानों से इकट्ठे किए, वो किसानों के पास जा करके उनके जो लोक कथाएं थी उनको इकट्ठे किए एंड पब्लिश की उनको, कब, 1812 में, ठीक है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। अब जो है आगे समझा रहा हूँ मैं आपको
पावर वो बुक तो हो ही गया हमारा। अभी जो है आगे इसी चल रहा है क्या, चिल्ड्रन वुमेन्स एंड वर्कर्स के बारे में। तो चिल्ड्रन वुमेन्स एंड वर्कर्स के बारे में हमारा चल रहा है, तो ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ अभी। तो ये देखो अभी द चिल्ड्रंस प्रेस वाज सेटअप इन यूरोप इन 1815 विच पब्लिश्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स फॉर चिल्ड्रन। अब क्या है, बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन प्रेस छापी गई फ्रांस के अंदर 1857 में, जिसके अंदर पब्लिश किया गया फेरी टेल्स, बच्चों की फेरी कहानियाँ, फोक टेल्स लोकगीत, और चिल्ड्रन बच्चों के लिए छापे गए वो, ठीक है नहीं। और क्या है, एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रंस और वुड अपीयर वुलगर्स टू द इलाइट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्सन। अब जो है, जो चीज़ें बच्चों के लिए सही नहीं थी, जो अनसुटेबल थी बच्चों के लिए, और वेलगुरस में असिस्ट लिखी हुई थी कुलीन वर्ग के लिए, जो उनके उन चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, उनको इसमें नहीं छापा गया। जो बच्चों के लिए पढ़ने लायक नहीं थी और असिस्ट भाषा इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था, उसको उनको नहीं छापा गया, ठीक है ना। वुमेन्स बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर। और वुमेन्स जो है उसमें एक अच्छी पाठक भी बन गई और एक अच्छी लेखक भी बन गई, ठीक है नी। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मीन्ट फॉर वुमेन्स। और जो पेनी मैगजीन थी जो वो स्पेशली वुमेन के लिए छापी गई थी। एज दीज वर फुल ऑफ ऐसे अबाउट प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, जिसके अंदर पूरे के पूरे निबंध लिखे गए थे कि उनका हाउस कीपिंग, एक घरेलू औरत में उसके क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए, किस प्रकार से सारा का सारा उसमें लिखा गया था, ठीक है। अब आगे है, सम ऑफ द बेस्ट नोन वुमेन नॉवलिस्ट वर जेने ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट्स। ये जो अच्छे अच्छे नॉवलिस्ट हुए हैं, जो अच्छे अच्छे नावल लिखने वाले हैं, उनके नाम हैं, ये जेने ऑस्टिन है, जॉर्ज इलियट्स है, एंड द ब्रोंटी सिस्टर्स है। ये जो आने एमिली एंड चार्लोटी है, उनके नावलिस्ट जो लिखने वाले हुए हैं, नावल लिखने वाले, उनके नाम है ये, ठीक है ना, आप देख सकते हो। आगे जो है, इन द लेट 19th सेंचुरी लीडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग वाइट कलर वर्कर, आर्टिशियन एंड लोअर मिडिल क्लास। और जो 19th सेंचुरी के अंदर जो है, लाइब्रेरी के अंदर जो है एकदम से फुल किताबें भर गई, किसके द्वारा, जो एजुकेटिंग वाइट कलर वर्कर थे। वाइट कलर वर्कर में जो ऑफिस के अंदर जो काम करने वाले हैं, जो कर्मचारी थे, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनके लिए, और आर्टिसन के लिए, और लोअर मिडिल क्लास के लिए जो पुस्तकें छपी, उनसे लाइब्रेरी भर गई थी वहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है नहीं। आफ्टर द वर्किंग डे वाज shortened फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। और जो अपने वर्किंग टाइम के बाद में, वर्किंग डे के बाद में, लोग जो है फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी के मध्य तक वर्कर्स जो है अपना कुछ समय निकाल सकते थे, जो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, और सेल्फ एक्सप्रेशन जो है उसमें लिख भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे। दे रोट पॉलिटिकल राइट ट्रेड्स। अब वो क्या है, अपना समय निकाल करके पॉलिटिकल ट्रेड्स लिखे उन्होंने, राजनीतिक जो गुण होते हैं वो लिखे उन्होंने, एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी उन्होंने, ऑटोबायोग्राफी जो अपनी जीवनी लिखी उन्होंने, इन लार्ज नंबर ऑफ द टाइम, उस समय बहुत मात्रा में लिखी गई, ठीक है नहीं। फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग। और अगला प्रिंटिंग के अंदर इनोवेशन, नए नए विचार कैसे आए, ठीक है। इनोवेशन का मतलब नए नए विचार और नए नए तरीके किस प्रकार से प्रिंटिंग के अंदर आए, वो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अगला है, फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग। बाय द मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम होए ऑफ न्यूयॉर्क हैड प्रिपेयर्ड द पावर ड्राइवन सिलिंड्रिकल प्रेस विच कुड प्रिंट 800 शीट्स पर आवर्स। अब क्या है, एक नई प्रिंटिंग मशीन आ गई, ठीक है, नया इनोवेशन हो गया। और इनोवेशन कहाँ पर हो गया, रिचर्ड एम होम ने किया, और ये न्यूयॉर्क में किया। और इसके अंदर पावर ड्राइव, हम तो प्रिंट के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, प्रिंट कैसे आया, आजकल जो प्रिंट है, मॉडर्न प्रिंट है, वो किस प्रकार से कितनी स्टेज के बाद में यहाँ पर पहुँची है, तो वही पढ़ रहे हैं हम, वुडन ब्लॉक से लेकर के, और उसके बाद में सारी प्रिंटिंग कैसे कैसे आई, ठीक है ना, गुटनबर्ग प्रिंटिंग कैसे आई, उसके बाद में ये जो है सारा रिचर्ड एम हो प्रिंटिंग जो किस प्रकार आई है, ये जो है उसने 800 शीट छाप पर घंटे में छाप सकती थी, उसने सिलेंड्रिकल प्रेस बना दी, ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रेस।
इट वॉज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, और ये प्रिंटिंग न्यूज़पेपर के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इन द लेट 19th सेंचुरी द ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर शीट एट ए टाइम, और उसके बाद में एक जो है दूसरी ऑफसेट प्रेस आई जो डेवलप की गई, वो जो है एक समय में 6 कलर शीटें छाप सकती थी एक टाइम में, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो डेवलप हो रहा है प्रिंटिंग का। इन 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस बिगेन। अब 20th सेंचुरी में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस जो है शुरू हो गई, प्रिंटिंग ऑपरेशन शुरू हो गया। मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव, और मेथड ऑफ फीडिंग पेपर का जो इम्प्रूव हो गया। द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये जो है उस समय उससे छापी गई 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेस आ गई, जिसके अंदर मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव हो गया, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स इम्प्रूव हो गई, बेटर ऑटोमेटिक पेपर छपने लग गए, रील छपने लग गई, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल हो गया, और कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस, कलर रजिस्टर छपने लग गए, ठीक है नहीं। अब आता है स्ट्रेटजीज टू सेल बुक्स। अब सेल बुकों को कैसे, स्ट्रेटजीज टू सेल बुक, सेल बुक जो बुकों को सेल करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई, कौन कौन से तरीके अपनाए गए, कौन कौन सी विधियाँ अपनाई गई, ये चीज़ आपके बारे में आता है, ठीक है नहीं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा अभी। अब जो होता है सम न्यू स्ट्रेटजीज टू सेल बुक्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन 19th सेंचुरी। जो सेल बुक्स जो पुस्तकों को बेचने के नए नए तरीके अपनाए गए कब, नए नए स्ट्रेटजी अपनाई गई कब, 19th सेंचुरी में। देर वर पीरियोडिकल विद सीरियलाइज्ड नॉवेल्स, चीप सीलिंग सीरीज एंड चीप पेपर बैक एडिशन। अब ये छापे गए थे, इस पर समय समय पर इन बदलाव आ गया, और नावल छापे गए, चीप सीलिंग सीरीज छापी गई, पेपर छापे गए, एडिशन किए गए। द डस्ट कवर ऑन द बुक जैकेट वाज 20th सेंचुरी इनोवेशन, और बुकों के ऊपर डस्ट कवर जो लगाए गए उनका इनोवेशन हुआ 20th सेंचुरी में। टू सस्टेन बाइंग पब्लिशर्स ब्रोट आउट चीप पेपर बैक एडिशन। अब जो है ताकि जो बाइंग है खरीदने और पब्लिशर के लिए उनको चीप पेपर बैग एडिशन के लिए पता लग जाए, और उसमें उसके ऊपर हेडिंग छापा गया, ठीक है। अब आता है इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। भाई भारत के अंदर जो प्रिंट कैसे आई, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, वर्ल्ड से भारत में प्रिंट कैसे आई, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आराम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब क्या है, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट आइडिया एंड इंफॉर्मेशन वर इन रिटन फॉर्म। जो प्रिंट से पहले जो आइडिया और इंफॉर्मेशन थे वो किस में लिखे जाते थे, रिटन फॉर्म में, मैनुअल लिखे जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, एज ऑफ प्रिंट से पहले जो है मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, हाथ से लिखे जाते थे वो, जैसे ना हाथ से हम आज के लिखते हैं ना कॉपी के अंदर, तो ऐसे लिखे जाते थे, वो कॉपी के अंदर नहीं लिखे जाते थे, वो किसके अंदर लिखा जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो है उस प्रकार से लिखे जाते थे, क्योंकि कॉपी के अंदर पेपर तो उस समय छपा ही नहीं था, पेपर तो हुआ ही नहीं था, तो फिर लिखे किस पे जाते थे ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है नहीं। ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, जो एज प्रिंट नहीं आई थी, प्रिंट मशीन नहीं आई थी, तो उसके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट मैनुअल, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मैनुअल, हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती थी। वो कहाँ पर होती थी, देखो अभी देखो, इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन एज वेल एज इन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेज। भारत के अंदर जो है बहुत मात्रा में, भारत इन चीज़ों को धनी, पारंपरिक धनी हैं, बहुत मात्रा में हैं, जो अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें बहुत समय से हैं, मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत भाषा में, जैसे हमारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, ठीक है नहीं, और उसके बारे में अरबिक भाषा में, पर्शियन भाषा में, और वेरियस जो स्थानीय लैंग्वेज थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज स्थानीय लैंग्वेज थी, उनके भाषाओं में बहुत सारे हाथ से लिखे हुए चीज़ें मिली हैं हमको। जो ये लिखा जाता था प्रिंट से पहले, हाथ से लिखा जाता था ये सब, ठीक है नहीं। जैसे हमारे वेद हैं, ठीक है, पुराण हैं, ये सब किस पे लिखे थे पहले, ये पत्तों पे लिखे गए थे, ठीक है ना, हाथ से, ये सब हाथ से लिखे हुए थे पहले, ठीक है, ऋषि महर्षियों ने लिखे थे उसमें हाथ से। तो क्या है, दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर। अब ये जो लिखे किसके ऊपर आते थे, या तो पाम लीव्स के ऊपर, ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे, या हाथ से बनाए गए कोई पेपर पे लिखे जाते थे। जैसे किसी चीज़ से उन्होंने पीस करके, लकड़ी को पीस करके उसको कंबाइन करके अपन हाथ से कोई पेपर बना लिया, तो उसके ऊपर लिखे जाते थे ये लोग सब, ये सब चीज़ें, ठीक है नहीं। मैन्युस्क्रिप्ट वर हाईली एक्सपेंसिव एंड गोट डैमेज इजिली। अब जो हाथ से लिखे हुए चीज़ें होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, ये बहुत महंगी होती थी, और ये क्योंकि कम
इसमें बहुत समय भी लगता है लिखने में, और ये क्या है बहुत महंगी होती थी और आसानी से जो डैमेज हो जाती थी। जैसे तार का, अब तार पत्थर है उस आसानी से फट जाएगा, वो तो पत्ता ही तो है, वो पत्ता है, वो थोड़ा सा सूख जाएगा फिर फट जाएगा। इसी प्रकार से हाथ से बना हुआ कोई पेपर है उसको टूट जाएगा वो, ठीक है ना। दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली एंड वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और इनको बहुत केयरफुल्ली हैंडल किया जाता था और डेली इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। एकदम ढंग से इनको लिख दिया, लिख करके इनको रख दिया जाता था आगे के फ्यूचर के लिए, ठीक है नहीं। इनको रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता था। अब प्रिंट कम इन इंडिया, अब इंडिया में प्रिंट कैसे आए भाई, सुन लो अभी ध्यान से, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कम टू गोवा विद द पोर्टुगेज मिशनरीज इन द मिड 19th सेंचुरी। अब ये जो पोर्टुगेज मिशनरीज थे, पुर्तगाली मिशनरीज थे, वो जो गोवा में आए थे, वो जो है फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन जो है लेकर के आए थे गोवा में, ठीक है नहीं। इन द मिड 16th सेंचुरी में लोग लेकर के आए थे पुर्तगाली मिशनरीज, ठीक है नहीं। जेसुइट प्रेस्ट लर्नड कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल बुक्स। अब वहाँ पर जो जेसुइट प्रीस्ट था उसने इसको सीखा कोंकणी को, और इसने बहुत सी पुस्तकें छापी वहाँ पर। अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कोंकणी भाषा में जो उसने 50 बुक्स छापी थी, एंड कन्नड़ा लैंग्वेज इन 1674 में जो छापी गई थी कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है ना। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक 1579 इन कोचीन एंड द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड इन 73। जो कैथोलिक थे उन्होंने जो छापी, जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो तमिल भाषा में छापी, वो छपी थी 1579 में, और जो कोचीन में छपी थी वो, और फर्स्ट मलयालम बुक जो छपी थी वो कहाँ छपी थी, 1730 में, 13 में, ठीक है ना। ये आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है, आपको इसको दिया होगा। इन 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल बुक्स। अब जो है डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी थी, उसने 1710 में 32 तमिल बुक छापी थी। तो इंडिया के बारे में है ये, ठीक है। अब जो है आगे आता है भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स ऑगस्ट हॉकी। जेम्स ऑगस्ट हॉकी का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर प्रिंटिंग में, तो ये आपको पढ़ाया जा रहा है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इम्पोर्ट प्रेस फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी इन इंडिया। अब जो है लेट 17th सेंचुरी में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आ गई थी, उसने अपना इंपोर्ट शुरू कर दिया था, ठीक है नहीं। अब क्या है, फ्रॉम 1780 ए वीकली इंग्लिश मैगजीन वाज एडिटेड बाय जेम्स ऑगस्टस हॉकी। अब जो है एक वीकली मैगजीन जो है 1780 में जो जेम्स ऑगस्ट हॉकी ने छापी थी, ठीक है। जेम्स पब्लिश्ड ए लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनीज सीनियर ऑफिसर, सो द गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स प्रोसिक्यूटेड हिम। अब जो है क्या है, उसको जो है जेम्स पब्लिश जो था उसने जो है जेम्स पब्लिश्ड ने काफ़ी जो है पुस्तकें छापी, उसमें कंपनी के अधिकारी थे, उनके ऑफिशियल सीनियर अधिकारी थे, उनके अगेंस्ट में उसने लिखा, और जब उनके अगेंस्ट में उसको लिखा तो जो गवर्नर जनरल था वारन का हेस्टिंग्स था, उसने उसको सज़ा दे दी, ठीक है नहीं। By the end of the 18th century, a number of newspaper and journalists began to publish। और 18th सेंचुरी के आखिर में काफ़ी जो न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट जो है पब्लिश होने शुरू हो गए, ठीक है। द फर्स्ट वाज द वीकली बंगाली न्यूज़पेपर बंगाल गजट ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य इन 1780 हु वाज क्लोज टू राजाराम मोहन राय। अब जो फर्स्ट जो वीकली बंगाली न्यूज़पेपर छपा था वो बंगाल गजट छपा था, आपको याद होना चाहिए, बंगाल गजट याद कर लेना, ठीक है ना। फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर कब छपा था, बंगाल गजट ब्रॉड बाय गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा 1780 में छपा था। हु वाज क्लोज ऑफ राजा राम मोहन राय के नज़दीक था, ठीक है, उनको याद कर लेना आप लोग। और ये जो है इसके कठिन वर्ड्स हैं, आपको अगर जहाँ पर दिक्कत आती है इनको देख लेना, ठीक है ना। वीडियो को आगे पहुँच करके आगे आपके पास हम आ जाएंगे, उनको लिख लेना है, याद कर लेना। अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेगा वो स्टूडेंट अच्छी तरह से चैप्टर अच्छी तरह उसको याद हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो टेस्ट वाला है, चाहे वो कोचिंग सेंटर वाला है, चाहे वो 10th क्लास वाला है, चाहे कोई भी है, सब इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आता है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। अब रिलीजियस धार्मिक
सुधार और पब्लिक डिबेट कैसे कैसे हुए उसके बारे में आता है। ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द रिलीजियस डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड प्रिंट। 19th सेंचुरी के अंदर जो है शुरू में ये पब्लिक जो रिलीजियस डिबेट शुरू हो गई थी और ये जो है पब्लिक के बारे में और प्रिंट के बारे में, प्रिंट के माध्यम से रिलीजियस डिबेट शुरू हो गई थी। भाई कोई उसके पक्ष में लिख रहा है तो कोई उसके विपक्ष में लिख रहा है। प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर सेपरेट द न्यूज़ आइडिया एंड शेप द नेचर ऑफ द डिबेट। अब जो पब्लिक के जो ट्रैक्ट थे, न्यूज़पेपर थे, उन्होंने क्या है एक आइडिया बना दिया, उनको एक शक्ल दे दिया कि भाई कोई उसके पक्ष में लिख रहा है धार्मिक के बारे में, कोई उसके सुधार के बारे में लिख रहा है, और ये प्रकार सबसे नई डिबेट एक शुरू हो गई। तो आगे है, इट वॉज ए टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्स पीपल ओवर मैटर ऑफ विडोज, प्रोसिक्यूशन, मोनोथेसिज्म, ब्राह्मणिकल, परिस्टेटेड एंड आइडल वर्शिप। अब क्या है, ये एक समय था जो कंट्रोवर्सी का समय था, जो सामाजिक और रिलीजियस जो सुधार करने वालों के बीच में, और हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू धार्मिक थे पीपल, और मैटर ऑफ द विडो के बारे में, प्रोसिक्यूशन विडो के जो है प्रोसिक्यूशन के बारे में, और मोनोथिज्म क्या होती है ये आपको इसमें दिया गया है। मोनोथिज्म होता है द डॉक्ट्राइन ऑफ बिलीफ दैट दिस ओनली वन गॉड, कि भाई जो है भगवान के बारे में जो था उनके बारे में जो विचार थे, ठीक है नहीं। और ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण के विचार थे, प्रेस्टीज ब्राह्मण जो पुजारी थे उनके विचार, और आइडल वर्शिप के बारे में ये क्या हो गया, एक डिबेट शुरू हो गया इनके बीच में, लिखने के बीच में, कि सब जो है अपने अपने विचार इसमें लिखने लग गए और सभी अपने अपने विचार इसमें छापने लग गए इनके ऊपर, इन टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया इनको याद कर लेना इनके ऊपर में। ठीक है। अब जो है और कौन है, राजा राम मोहन राय ने छापा क्या है, राजा राम मोहन राय पब्लिश्ड द संवाद कौमुदी इन 1821। राजा राम मोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी को छापा था 1820 में। एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशनड द समाचार चंद्रिका टू अपोज द व्यूज, और उसने इनका विरोध किया था हिंदू ऑर्थोडॉक्स के बारे में, और इसके अंदर समाचार चंद्रिका में इसका अपोज किया था, मतलब इसका विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है नहीं। इन नॉर्थ इंडिया द उलामा, इन नॉर्थ इंडिया द उलामा होते हैं मुस्लिम जो धार्मिक नेता होते हैं उलामा वर वेरी एंग्जियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टिक्स। अब जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो उलामा थे, जो मस्जिद के अंदर रहने वाले जो मुसलमान के धार्मिक नेता थे, उनको चिंता हो गई कि जो है इन प्रिंट के माध्यम से और हमारा जो मुस्लिम डायनेस्टिक है, मुस्लिम जो इसका जो विचार है, मुस्लिम जो ये हैं वो कहीं ख़त्म ना हो जाएं। ठीक है नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, दे फेयर्ड, वो डरते थे, दे फेयर्ड दैट कॉलोनीज रूल वुड इनकरेज कन्वेंशन एंड चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब उन्होंने सोचा कि भाई जो है हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं, वो जो कॉलोनी मतलब जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ सरकार है, वो इनको बदली कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम लॉ जो है उनके अलग ही रूल हैं। जैसे एक कानून तो 3 तलाक का कानून अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने उनको बदली कर दिया कि 3 तलाक का जो कानून था, तो इसी प्रकार से उनके कानून अलग होते हैं मुस्लिम के। तो उनको डर था कि भाई ये जो अंग्रेज़ सरकार आई है ये कहीं हमारे कानून को बदली ना कर दे। तब उन्होंने क्या शुरू किया, 10 दे पब्लिश्ड पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट्स, शॉर्ट पीसेज ऑफ राइटिंग ऑन रिलीजियस, मोरल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट। अब उन्होंने भी क्या है, मुस्लिमों ने भी क्या है, अपने अपने छापने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने धर्म के बारे में उर्दू का ट्रांसलेशन शुरू कर दिया, स्क्रिप्चर्स धार्मिक छापने लग गए, प्रिंट धर्म के बारे में छापने, न्यूज़पेपर छापने लग गए, ट्रैक्ट शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग रिलीजियस के बारे में, मोरल और पॉलिटिकल सब्जेक्ट के बारे में वो अपने अपने छापने लग गए। आपको इतना याद करना है इसको। ठीक है नहीं। अब आता है इन नॉर्थ इंडिया। इन नॉर्थ इंडिया द देवबंद सेमिनार होता है स्कूल फॉर ट्रेनिंग रिलीजियस लीडर सच एज प्रीस्ट। अब जो एक देवबंद सेमिनार लगाया गया वाज फाउंडेड इन द 1867 में नॉर्थ इंडिया में, विच पब्लिश्ड थाउजेंड्स ऑफ
फतवास। अब मुस्लिमों ने उसके अंदर हज़ारों फतवा पब्लिश किए, टेलिंग द मुस्लिम हाउ टू कंडक्ट देयर एवरीडे लाइफ, और उसके बारे में बताया गया कि मुस्लिमों को जो प्रतिदिन की ज़िंदगी में किस प्रकार से चलना है, रहना है। एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्राइन, और जो इस्लामिक जो धर्म था उसके बारे में उनको फतवा में लिखा गया, उनके कानून लिखे गए, ठीक है नहीं। ये जो है मुसलमानों ने छापना शुरू कर दिया। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास वाज पब्लिश्ड इन 1810 फ्रॉम कलकत्ता। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारे रामचरितमानस है वो भी 1810 में कलकत्ता में छपी थी। तो मैं आपको पूरा ये इतिहास बता रहा हूँ प्रिंट का, आप लोग अच्छी तरह समझ लेना है। एक एक चीज़ है, ये आपके क्वेश्चन वाली चीज़ें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ा रहा हूँ प्रिंट के बारे में, ठीक है। और ये लास्ट चैप्टर है 10th क्लास का। फ्रॉम द 1880s 1888 में द नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बम्बे पब्लिश्ड रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर्स। जो 1880 में जो है नवल किशोर प्रेस और लखनऊ में, और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई में पब्लिश किया उसने बहुत सारे धार्मिक टेक्स्ट वर्नाकुलर पब्लिश किए उसने, ठीक है नहीं। रिलीजियस टेक्स्ट इनकरेज्ड डिस्कशन एंड डिबेट अमोंग डिफरेंट रिलीजन्स। जो धार्मिक जो टेक्स्ट थे उनको जो है प्रोत्साहित किया गया और डिस्कशन किया गया और डिबेट किया गया डिफरेंट धर्म के बारे में, ठीक है ना, इसमें लिखा गया है। फ्रॉम 1822 2 पर्शियन न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड, जमिया जहान नामा एंड शमसुल अकबर, ये जो छापे गए 1822 में, ठीक है ना। इन द सेम ईयर ए गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार वाज स्टार्टेड पब्लिशिंग, और उसी साल में जो बॉम्बे समाचार पेपर जो है छापना शुरू हुआ था। और ये जो कठिन शब्द हैं इनको आप लोग देख लेना अच्छी तरह से और इनको लिख लेना, अपनी कॉपी में लिखना है, जहाँ भी लिखना आप याद कर लेना, ठीक है नहीं। अब आगे जो है ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। अब अगला है हमारा न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन का नया ढंग, नया तरीका किस प्रकार से हुआ, ठीक है नहीं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, प्रिंटिंग क्रिएटेड ए नीड फॉर न्यू काइंड ऑफ राइटिंग। अब प्रिंटिंग को एक ज़रूरत थी कि भाई नई प्रकार की राइटिंग के लिए। द नॉवेल्स विच है डेवलप्ड यूरोप क्रिएटेड टू द दिस नीड, और इसकी जो आवश्यकता थी क्या किसने, जो नॉवेल्स वहाँ पर छापे गए, ठीक है ना। इट रिक्वायर्ड डिफरेंट इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स, इसके अंदर बहुत से ज़रूरत पड़ी इंडियन फॉर्म और स्टाइल की। बिसाइड्स नॉवल अदर न्यू लिटरेसी फॉर्म लाइक लायरिक, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स इंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। अब क्या है, नावल के अतिरिक्त अब क्या क्या छोटे छोटे लायरिक लिखे गए, शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई, ऐसे लिखे गए, सोशल एंड पॉलिटिकल ऐसे लिखे गए मामलों के बारे में, और इंटर द ये सारा इस वर्ल्ड ऑफ रीडिंग के अंदर एंट्री हो गए, लिखे जाने लग गए, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ए न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग शेप। तो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या है, एक नया दृश्य वाला जो है कल्चर जो आया सामने। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेज फॉर मस सर्कुलेशन। अब जो है पेंटिंग के द्वारा भी, जैसे राजा राम वर्मा ने प्रोड्यूस किया एक नई इमेज सर्कुलेशन, उसने इमेज तस्वीर सर्कुलेट की। इवन पुअर कोड इजीली दे बी बाय कैलेंडर एंड चीप प्रिंट्स फॉर द डेकोरेशन ऑफ हिज हाउस एंड ऑफिस। अब जो है गरीब लोग भी, गरीब आदमी भी अपने लिए डेकोरेशन के लिए उनको खरीद सकते थे कैलेंडर को, नई नई प्रिंट्स को, चीप सस्ती उनको कैलेंडर को अपने घर के लिए ले सकते थे, घर और ऑफिस के लिए डेकोरेशन के लिए लगाने के लिए, ठीक है ना। दीज प्रिंट्स बिगेन शेपिंग पॉपुलर आइडिया अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी और कल्चर के बारे में इसके द्वारा नए नए आइडिया आने लग गए अभी आपको। बाय द 1870s कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। अब क्या है 1870s के अंदर जो है कैरिकेचर, हास्य चित्र और कार्टून ये जो है न्यूज़पेपर के अंदर छपने लग गए, ठीक है। कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़, सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर ये कमेंट करते थे, ठीक है नहीं, उनके बारे में लिखते थे, वो कमेंट करते, हास्य चित्र लिखने लग गए लोग, जैसे आजकल अखबार में आते ना कहीं कहीं पर। सम
कैरिकेचर्स मोक्ड वेस्टर्न स्टेट टेस्ट। अब कुछ वो मोक्ड होते थे कैरिकेशन, वाइल सम एक्सप्रेस फियर ऑफ सोशल चेंज, कुछ जो फियर ऑफ सोशल चेंज के बारे में बताते थे, ठीक है ना। वुमेन एंड प्रिंट, अब आता है वुमेन एंड प्रिंट किस प्रकार से हुआ, वुमेन के बारे में, ठीक है। अब आता है इसका वुमेन एंड प्रिंट के बारे में। तो लिबरल हाउस हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगेन एजुकेटिंग देयर वुमेन folk at home and sent them to school। अब जो लिबरल हस्बैंड और फादर थे, लिबरल मतलब उदारवादी, जो कि वह चाहते थे भाई हमारी स्त्रियां, हमारे जो लड़कियां ये जो है पढ़ने लिखने चाहिए, तो ठीक है नहीं। तो ये जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया और स्कूल में भेजना शुरू कर दिया, जो लिबरल फादर और हस्बैंड थे उन्होंने, ठीक है नहीं। अब जो है आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी वुमेन्स स्कूल वर सेटअप इन द सिटीज़ ऑफ टाउन। अब जो है 19th सेंचुरी के अंदर जो मध्य में जो है वुमेन्स स्कूल जो है सेटअप किए गए, और सिटी और टाउन में जो स्त्रियों को लड़कियों के लिए जो स्कूल थे वो लगाए गए, ठीक है ना, गर्ल्स स्कूल वगैरह, गर्ल्स कॉलेज वगैरह, ठीक है नहीं। मैनी जर्नल्स बिगेन कैरिंग द राइटिंग ऑफ वुमेन एंड एक्सप्लेन्ड वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। और बहुत से जर्नल्स के अंदर जो है लिखा गया कि भाई वुमेन को एजुकेटेड क्यों होना चाहिए, तो ये उसमें लिखा जाने लगा, ठीक है ना। मैनी वुमेन्स कंट्रीब्यूटेड टू प्रिंट कल्चर, प्रोमिनेंट अमंग देम वर। अब बहुत सी औरतों ने जो प्रिंट कल्चर के अंदर बहुत अच्छा योगदान निभाया और अपना उसके अंदर लिखा है। अब कौन कौन से लिखा है वो इस प्रकार से हैं, देखो ये सारी जो वुमेन ने लिखा है वो आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। ये है पहली वुमेन है रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी जो है इसने लिखा है ईस्ट बंगाल। रास सुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल थी और उसने वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली में थी, मतलब वो जो है फैमिली पढ़ाने के लिए पक्ष में नहीं थी, उस फैमिली में रहती थी। तो उसने क्या किया, लर्न टू रीड द सेक्रेसी ऑफ देयर किचन। वो अपने किचन के अंदर ही चुपचाप पढ़ती रही, सीखती रही, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो ऑर्थोडॉक्स थी, मतलब जो है वुमेन को पढ़ने की छूट नहीं देने वाली थी। तो वो अपने किचन में जब खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, उसी में जो है धीरे धीरे चुपचाप पढ़ती लिखती रही सेक्रेसी रूप में। और शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन इन 1871। और उसने वहाँ पर पढ़ करके एक अमर जीवन ऑटोबायोग्राफी लिख दी 1871 में, ठीक है। अब दूसरी वुमेन्स कौन हुई है, दूसरी हुई है कैलाश बासिनी देवी। कैलाश बासिनी देवी ने क्या लिखा है, देखो इसके बारे में बताते हैं। फ्रॉम दी 1860 सम बंगाली वुमेन्स लाइक कैलाश बासिनी देवी हाईलाइट द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन्स। उन्होंने वुमेन के बारे में उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस हुआ है उन्होंने हाईलाइट के लिखे। हाउ दे वर इम्प्रिजेंट एट होम, किस प्रकार से वो होम के अंदर रहती हैं। कैप्ट इग्नोरेंस, और किस प्रकार से उनको इग्नोर किया जाता है। फोर्स टू द हार्ड डोमेस्टिक वर्क, और उनको किस प्रकार से हार्ड घरेलू काम कराए जाते हैं। एंड ट्रीटेड अनजस्टली, और अन्याय रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इसके बारे में इस औरत ने लिखा था, इसने कैलाश बासिनी देवी ने ये अपने लिखा है। कब लिखा है, 1816 में, ठीक है। अगली औरत है भाई ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई। ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने इसको लिखा है। इन दी 1880s वुमेन राइटर्स लाइक ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई बोथ फ्रॉम महाराष्ट्र wrote about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक में लिखा है, इन दोनों ने लिखा है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से औरतों की जो हिंदू वुमेन्स की हैं, वो हिंदू औरतें हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ही कष्टदायी है, और ख़ासकर विडोज़ की लाइफ, तो इसके बारे में उन्होंने लिखा है। अगली कौन है भाई, बेगम रोकिया शेखावत हुसैन इन 1926। तो बेगम रोकिया शेखावत हुसैन है, ये 1926 में फेमस एजुकेशन एंड लिटरेसी फिगर, ये जो फेमस जो है एजुकेशनिस्ट थी और लिटरेसी साहित्य थी। बेगम रोकिया शेखावत हुसैन डिसअप्रूव्ड मैन फॉर विद होल्डिंग एजुकेशन फ्रॉम वुमेन इन द नेम ऑफ रिलीजन। और नेम ऑफ रिलीजन के बारे में इसने लिखा है कि किस प्रकार से औरतों को वो किया जाता है, डिसअप्रूव किया जाता है। तो इसने उसके बारे में, औरतों के बारे में लिखा है इस पुस्तक में, ठीक है। इनके नाम याद होना चाहिए, किसने क्या लिखा है वो आपको पढ़ लेना है इसको, ठीक है।
अब आगे आता है भाई प्रिंट कल्चर एंड वुमेन एजुकेशन। प्रिंट कल्चर और वुमेन एजुकेशन के अंदर प्रिंट कल्चर ने किस प्रकार से भूमिका निभाई। अब ये है उर्दू तामिल प्रिंट कल्चर एंड वुमेन एजुकेशन। उर्दू तामिल बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर आल्सो डेवलप्ड। जो उर्दू में, तामिल में, बंगाली में और मराठी में जो प्रिंट कल्चर जो है का विकास हुआ। लेटर हिंदी प्रिंट कल्चर स्टार्टेड फ्रॉम 1870 और बाद में हिंदी प्रिंट कल्चर भी जो 1870 में शुरू हो गया। ठीक है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी मैनी जर्नलिस्ट एडिटेड बाई वुमेन डिस्कस अबाउट वुमेन्स एजुकेशन। जो शुरुआत के 20th सेंचुरी के अंदर जो है बहुत से जर्नलिस्ट के अंदर जो है पब्लिश हुई, डिस्कशन हुई वुमेन एजुकेशन के बारे में, विडो के बारे में, विडो रीमैरिज के बारे में, इनके बारे में लिखा जाने लगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट एक्स्ट्रा, और इसके अंदर नेशनल मूवमेंट चलाए गए, ये सब लिखा गया जाने लगा। ठीक है ना। अब आगे है इन पंजाब रामचंदा पब्लिश्ड द फास्टिंग सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू रीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स। और पंजाब के अंदर जो रामचंद्र पब्लिश किया, उसने लिखा कि भाई स्त्री धर्म विचार लिखे। उसने लिखा कि किस प्रकार से स्त्रियों को जो है वाइफ को आज्ञाकारी होना चाहिए। द खालसा टेक्स्ट सोसाइटी पब्लिश चिप बुक्स लेट विद ए सिमिलर मैसेज। और इसी के बराबर जो खालसा सोसाइटी थी, उसने जो है सस्ती बुक जो छापी उसमें। ठीक है नी, इसी के से संबंधित होते हुए अगला है इन बंगाल बटाला वाज एन एरिया सेंट्रल कलकत्ता। अब जो बंगाल में जो सेंट्रल कलकत्ता के अंदर जो एरिया है बटाला में, इट पब्लिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ पॉपुलर बुक्स इंक्लूडिंग नावल एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर। और यहाँ के अंदर बहुत किस्म की जो धार्मिक पुस्तकें और नावल जो है छापे गए हैं। दीज बुक्स वर वेरी चीप एंड इलस्ट्रेटेड विद द वुड कट्स एंड कलर्ड लिथोग्राफ्स एंड पॉपुलर अमोंग हाउस वाइज। और ये बहुत सस्ती पुस्तकें थी और इसमें तो कलर्ड लिथोग्राफ्स किया गया। ठीक है नहीं। और ये जो है वहाँ पर सभी हाउस वाइज के लिए दी गई इनको। ठीक है। अब प्रिंट एंड पुअर पीपल। अब प्रिंट और पुअर पीपल में किस प्रकार से हुआ। ठीक है कि नहीं। तो अब जो है इन 19th सेंचुरी इन टाउन ऑफ मद्रास चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट इन मार्केट्स एंड सोल्ड एट क्रॉस रोड सो दैट द पुअर पीपल कुड परचेज देम। अब जो 19th सेंचुरी के अंदर जो क्या हुआ, मद्रास के अंदर बहुत सस्ती पुस्तकें जो है वो लाई गई मार्केट में और उनको रोड के ऊपर बेचा गया ताकि गरीब लोग भी इसको खरीद सकें। पब्लिक libraries were set up from the early 20th century, most of which were located in cities and towns, and some libraries were set up in prosperous village। अब जो है पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप की गई 20th सेंचुरी में और वो खास कर थी लोग सिटी के अंदर, टाउन के अंदर, और इनको जो सेटअप की गई prosperous विलेज के अंदर, बहुत अच्छे से खुशहाल जो विलेज थे वहाँ पर इनको सेटअप किया गया। प्रिंट एंड कास्टिज्म, जो प्रिंट और जातिवाद में किस प्रकार से हुआ इसमें। ठीक है नहीं। तो इस बारे में भी इसको बताया गया है। आपको पूरा एक पॉइंट करके समझा दिया गया है, आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको। प्रिंट एंड कास्टिज्म। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगेन टू रिटर्न इन मनी प्रिंटेड डायरेक्ट एंड एसेज। अब जो 19th सेंचुरी में जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट का जाति भेदभाव, ये जो पुस्तकों के अंदर लिखा जाने लगा। ठीक है ना। दो सोशल रिफॉर्म लाइक ज्योतिबा फुले रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन बुक गुलामगिरी 1871। अब क्या है, गुलामगिरी 1870 बुक में जो ज्योतिबा फुले ने लिखा कि कास्ट के अंदर किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। ठीक है ना। इन 20th सेंचुरी B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नायकर रोट अबाउट कास्टिज्म एंड देयर राइटिंग वर रीड बाय पीपल ऑल ओवर इंडिया। अब 20th सेंचुरी में जो B.R. अम्बेडकर ने और E.V. रामास्वामी ने जो पुस्तक लिखी जातिवाद के ऊपर, उसको पूरे इंडिया में पढ़ा गया। आगे है काशी बाबा ए कानपुर मिल वर्कर रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 में।
अब जो काशी बाबा ने लिखी एक पुस्तक, जो मिल वर्कर के काशी बाबा जो मिल वर्कर थे, उन्होंने लिखी छोटे और बड़े का सवाल लिखा, विच सजेस्टेड द लाइक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लोरेशन। जो कास्ट और वर्ग भेद, जो जाति और वर्ग भेद है उसके अंदर बारे में उसने लिखा किस प्रकार से वो जाति और वर्ग भेद किया जाता है। ठीक है नहीं। और क्या लिखा भाई, आगे लिखा है, ये हो गया अनदर कानपुर मिल वर्कर, दूसरे कानपुर के अंदर जो मिल वर्कर था उसने लिखा, सुदर्शन चक्कर रोट, सुदर्शन चक्कर था, उसने लिखा पोइम एंड पब्लिश्ड इन कलेक्शन कॉल्ड साची कविताएं, और कॉल्ड साची कविताएं इसने लिखी है। ठीक है नहीं। बाय द 1930 बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर, जो बेंगलोर का कॉटन मिल वर्कर का काम करने वाला था, सेटअप ए लाइब्रेरी टू एजुकेट देमसेल्फ, उसने अपने आप को जो अपने आप एक एजुकेट करने के लिए लाइब्रेरी सेटअप की। दीज वर स्पॉन्सर्ड बाय द सोशल रिफॉर्म who tried to restricted excessive ड्रिंकिंग। इन्होंने जो है अमंग दैम, उन्होंने जो एक सोशल रिफॉर्म के बारे में प्रयास किया, जिसने कोशिश किया कि जो ड्रिंकिंग है इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाना। दैम टू ब्रिंग लिटरेसी एंड प्रोपगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म, और जो है उसने जो इस लिटरेसी के बारे में और नेशनलिज्म का संदेश के बारे में उसने इसमें लिखा गया है। ठीक है। अब आगे आता है आपका प्रिंट कल्चर एंड वुमेन एजुकेशन, नहीं प्रिंट एंड सेंसरशिप, कि भाई प्रिंट के ऊपर जो है सेंसरशिप कैसे लगाई गई। सेंसरशिप मतलब उसमें रोक कैसे लगाई गई, कि जो अभी तक तो जो कोई कुछ भी छाप सकता था, जिसके मन में विचार आते थे वो छाप सकते थे, लेकिन बाद में क्या है, इसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई कि भाई इस प्रकार के विचार नहीं छापे जाएंगे और उसके ऊपर सेंसर किया जाएगा। तो ये कब किया गया, देखो, प्रिंट एंड सेंसरशिप। By the 1820, the Calcutta Supreme Court passed certain regulation to control press freedom। अब क्या है, 1920 में जो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या है, प्रेस फ्रीडम के ऊपर कंट्रोल लागू कर दिया। क्यों लागू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों की सरकार थी और लोग उनके खिलाफ लिख रहे थे, इसलिए जो है कॉलोनिज्म था तो उनकी सरकार थी तो लोग लिख रहे थे, इसलिए उनके ऊपर लागू कर दिया। इन 1835 गवर्नर जनरल बेंटिक फेस्ड अर्जेंट पिटीशन बाय एडिशन ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। उसने जो है एक याचिका उसके सामने आई, गवर्नर जनरल के सामने, नहीं 1835 में भाई उसके अंदर एक याचिका है न्यूज़पेपर के अंदर के द्वारा, ई एग्री टू रिवाइज प्रेस लॉ, और इसने प्रेस लॉ को रिवाइज करने के लिए एग्री हो गया हो। ठीक है नहीं। थॉमस मैकलरी ए लिबरल कॉलोनीज ऑफिशियल फॉर्मुलेटेड न्यू रूल दैट रिस्टोर्टेड द अर्लर फ्रीडम, और जो थॉमस मैकलरी था उसने कॉलोनियल ऑफिशियल फॉर्मुलेट किया न्यू रूल जो अर्लर फ्रीडम को करने के लिए, फिर उसको करने के लिए। ठीक है नहीं। प्रेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जो 1857 के बाद में प्रेस जो है, प्रेस की क्रांति किस प्रकार से हुई, ठीक है ना। जो हमारी रिवोल्ट हुई थी 1857 के बाद, उसके बाद प्रेस कैसे हुआ, जो हमारी क्रांति हो गई थी 1857 में स्वतंत्रता के लिए, तो उसके बाद प्रेस पर क्या फर्क पड़ा। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, उसका दृष्टिकोण चेंज हो गया। एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बिकेम डोमिनेटली नेशनलिस्ट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन डिबेटिंग मैसेज ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अब क्या था कि ये सरकार के खिलाफ लोग लिखने लग गए थे पेपर्स, तो इसलिए नेशनलिस्ट की भावना आ गई थी उनमें। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी। ठीक है। इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड which provided the government with extensive right to censor report and editorials in the vernacular press। अब जो है 1878 में क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया, जिसके अंदर लगा दिया कि भाई जो है कोई भी प्रेस को सेंसर किया जाएगा, कोई जो भी समाचार जो लिखे जाएंगे वो पहले सेंसर कराए जाएंगे, मतलब पहले जो उसको उसके ऊपर कोई सरकार के खिलाफ नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार का उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अब आगे है, डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स मैनी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रीव ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया। इस प्रकार से इनके बहुत से जो है नेशनलिस्ट जो न्यूज़पेपर थे वो बढ़ने लगे इंडिया में। दे रिपोर्टेड
मिस रूल एंड इनकरेज्ड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। और उन्होंने जो है बताया कि भाई जो है ये जो सरकार है ये जो है हमारा मिस रूल बना रही है इनकरेज करने के लिए, नेशनलिस्ट एक्टिविटी को इनकरेज करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ठीक है नहीं। दिस इज ट्रेंड लेड टू द रिन्यूड साइकिल ऑफ प्रोस्पेक्शन एंड प्रोटेस्ट। और ये देखो नया प्रोस्पेक्शन और प्रोटेस्ट का रिन्यूड साइकिल में गया। बाल गंगाधर तिलक रोट अबाउट द पंजाब के रिवोल्यूशनरीज हु वर डिपोटेड एक्सपेल्स इन 1907 इन दिस न्यूज़पेपर केसरी जो न्यूज़पेपर छापा गया बाल गंगाधर तिलक ने। दिस लेड टू द imprisonment in 1908 that provoked वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया, जो कि इसके अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। तो ये चैप्टर था, हमने पूरी तरह से आपको समझा दिया है। इसके अंदर कुछ जो डेट्स हैं वो इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट डेट सारी, ये आप जो है इनको लिख सकते हो, याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और ये इनको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। और इस प्रकार से इस साइड में भी जो इंपॉर्टेंट डेट हैं इनको आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से इनको एक एक करके लिख सकते हो, याद कर सकते हो और देख सकते हो। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके अंदर इसी प्रकार के सारे टॉपिक डाले जाएंगे और अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। कोई पैसा नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, आप इसको सिर्फ पढ़ने वाले बनो। आपने पढ़ना है और मैंने पढ़ाना है। और इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि भाई यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं अच्छे से आपको टॉपिक डालता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।